पुस्तक 11 अध्याय 31 युद्ध से प्रसिद्धि। पब फ्यूचर विज्ञापन। किंडवाटर शियाओलू, स्काईफॉर्मर सोंगस्पियर और बाकी लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। वे सब सदमे की हालत में थे। जियाओलोंग, तुम्हारा ये दोस्त किसका है? 36 लूज इमॉर्टल्स का नेता, एक हट्टा कट्टा और मांसल दाढ़ी वाला आदमी बोला। अंकल फैन, ये जी निंग हैं। मैंने इन्हें यहाँ बुलाया था, लेकिन किसने सोचा था कि इन पर एक लूज इमॉर्टल डेथस्वॉन का हमला होगा? जियाओलू ने कहा। जी निंग, दाढ़ी वाले, हटे कट्टे, अंकल फैन को तुरंत समझ आ गया कि निंग कौन है और उनके पीछे खड़े लूज इमॉर्टल्स के समूह को भी। यंग फ्लेम नॉन की मौत के बारे में हर कोई नहीं जानता था, लेकिन क्लाउड वाटर मैनर में स्थायी रूप से तैनात इन लूज इमॉर्टल्स में से ज्यादातर को इस बारे में पता था। इसलिए उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यंग फ्लेम कबीले ने ही लूज इमॉर्टल डेथस्वॉन को भेजा था। तुरंत काइंड वाटर कबीले के इन अमर लोगों को खुशी का एहसास होने लगा। काइंड वाटर कबीला अनगिनत युगों से यंग फ्लेम कबीले का प्राणघातक दुश्मन था। मेरे युवा मित्र जी निंग, किंडवाटर सैनफेन ने काले वस्त्र पहने निंग को देखा, फिर जोर से हंसते हुए कहा, तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। अगर मेरा अनुमान सही है तो इस लूज इमॉर्टल को इमॉर्टल फ्लोटिक्लाउड होना चाहिए था। वह एक लूज इमॉर्टल है जो 1 लाख साल तक जीवित रहा है, लेकिन वह वास्तव में तुम्हारे हाथों मरा। और तुम्हारा प्राइमल ट्विन तो प्राइमल स्तर के शिखर पर होना चाहिए था, है ना? एक शीर्ष प्राइमल के लिए एक सर्वोच्च लूज इमॉर्टल को मारने में सक्षम होना। आप स्पष्ट रूप से एलिमेंटल की के मामले में एक स्तर कम हैं और आपने केवल 30 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है। लेकिन दुर्जेय, उस कमल तकनीक ने वास्तव में मेरे क्षितिज को व्यापक बना दिया और तलवार बनाने की तकनीक भी काफी प्रभावशाली थी। काइंड वाटर कबीले के लूज इमॉर्टल्स के समूह ने हंसते हुए निंग की प्रशंसा की। उन्होंने उसकी तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि निंग ने उन्हें सचमुच चौंका दिया था। उससे भी ज्यादा अहम बात ये थी कि निंग और यंग फ्लेम कबीले के बीच गहरी दुश्मनी थी। चूंकि काइंड वाटर कबीला यंग फ्लेम कबीले का कट्टर दुश्मन था, इसलिए उन्हें निंग से सच्चा लगाव हो गया था। वह जितना प्रभावशाली होता, यंग फ्लेम कबीले के लिए उतना ही बड़ा खतरा होता और वे उसे उतना ही ज्यादा पसंद करते। तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो। काले वस्त्र पहने निंग ने सिर हिलाया। मैं सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि तुम्हारी संयुक्त शक्तियां, सीनियर्स, बहुत ज्यादा थीं। तुमने ब्लड कॉइल हेवनलॉक फॉर्मेशन को लगभग ध्वस्त कर दिया था। अमर फ्लोटिक्लाउड जानता था कि उसके पास अब और समय नहीं बचा है, इसलिए उसने स्वेच्छा से हार मान ली। सिर्फ इसी तरह मैं उसे मार सकता था। ताकत के मामले में निंग का प्राइमल ट्विन असल में सिर्फ इमॉर्टल फ्लोटिक्लाउड के बराबर था। अगर वे आमने सामने की सीधी लड़ाई में होते तो ये कहना मुश्किल होता कि कौन जीतता, लेकिन ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी। यह एक हत्या का प्रयास था। ग्रैंड जिया की शाही राजधानी के क्लाउड वाटर मनों में एक हत्या का प्रयास। इसे जल्दी से सुलझाना जरूरी था। एक मृत्यु शपथधारी होने के नाते अमर फ्लोटिक्लाउड शुरू से ही कगार पर था। अगर वह कुछ ही पलों में निंग को नहीं मार पाता तो उसके पास निराशा में मौत का स्वागत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। स्वूश स्वूश, व्हाइट वाटर हाउंड और लिटिल किंग काले वस्त्र पहने निंग की ओर दौड़े। इससे पहले दोनों गोल्डन इंपीरियल्स के साथ बैठे थे और उनके साथ खा पी रहे थे। जब निंग पर हमला हुआ तो गोल्डन इंपीरियल्स भी समय पर उसकी रक्षा नहीं कर पाए थे। उन दोनों की तो बात ही छोड़िए। दोनों बेचैन और घबराए हुए थे और लगभग पागलपन की हद तक पहुंच गए थे। उन्होंने आत्मा संदेश भेजने की भी हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं निंग का ध्यान उनसे भंग न हो जाए। आखिरकार यह जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। अगर निंग का ध्यान भंग हुआ और उसकी वजह से कुछ अनहोनी हो गई तो सचमुच पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। सौभाग्य से निंग बच गया। तुमने उसे मार डाला, बस यही मायने रखता है। किंडवाटर सैनफेन ने अपना सिर हिलाया, फिर हंसा। तुम्हारा प्राइमल ट्विन सर्वोच्च प्राइमल स्तर पर है। शक्ति में वह अमर फ्लोटिक्लाउड से एक स्तर नीचे है, लेकिन अंत में अमर फ्लोटिक्लाउड तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह अपनी हार के बारे में कुछ नहीं कह सकता और तुम्हारी जीत एक साफ और निष्पक्ष जीत थी। ठीक इसी समय उनके ऊपर हवा से अचानक एक शक्तिशाली आभा फैल गई। इससे उपस्थित सभी लोग, जिनमें लूज इमॉर्टल्स, निंग, शियाओलू, सोंगस्पियर और अन्य लोग शामिल थे, सिर उठाकर देखने लगे। उनके ऊपर खुली छत से आकृतियों का एक समूह नीचे की ओर उड़ता हुआ आया, जिसका नेता काले कवच पहने हुए था और बाकी सभी चांदी के कवच पहने हुए थे। ये ग्रैंड जिया के शाही रक्षक थे। काले कवच वाला एक नौजवान नेता हंसते हुए बोला, बिल्कुल निश्चिंत और सहज लग रहा था। उसके पीछे चांदी के कवच वाले योद्धा भी काफी निश्चिंत लग रहे थे। जियाओलू, तुम्हारे क्लाउड वाटर मैनर में क्या हो रहा है? काले कवच वाला युवक हंसा। अभी जब इंपीरियल गार्ड मुख्यालय के पहरेदार पूरी शाही राजधानी का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि क्लाउड वाटर मैनर के ऊपर हवा में 36 लूज इमॉर्टल्स प्रकट हुए थे और वे सभी किंडवाटर गॉडस्नेक का रूप धारण करके इस इमारत में उड़ाए थे। कुछ हुआ है। शाही रक्षक पूरे शाही राजधानी पर नजर रखते थे, जिसमें सड़कें, अखाड़े और कई अमर संपदाएं शामिल थीं। जैसे ही युद्ध की तेज लहरें महसूस होती, शाही रक्षक तुरंत वहां पहुंच जाते। हालांकि स्वर्गीय खजाने पर्वत या क्लाउड वाटर मनो जैसी जगहों पर अक्सर जुए के द्वंद्व युद्ध होते थे। इन सभी जगहों ने ग्रैंड जिया राजवंश से इन आयोजनों के लिए अनुमति मांगी थी, इसीलिए उन्हें शर्तों के साथ युद्ध करने की अनुमति थी। तथाकथित शर्तों वाले युद्ध लगभग सभी जुए के युद्ध और द्वंद्व युद्ध ही थे। हालांकि हत्याएं अभी भी पूरी तरह से निषिद्ध थीं। जब इंपीरियल गार्ड ने पहली बार क्लाउड वाटर मैनर से आती शक्तिशाली लहरों को देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई बहुत ही जबरदस्त सट्टेबाजी का द्वंद्व चल रहा है।
36 लूज इमॉर्टल्स को किंडवाटर गॉड्सनेक में बदलते देखने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी क्लाउडवाटर मैनर की सुरक्षा में इतने सारे विशेषज्ञों के होते हुए भी इंपीरियल गार्ड घबराए नहीं। एक डिप्टी कमांडर ने बस कुछ लोगों को उठाया और आराम से वहां पहुंच गया। यह एक हत्या थी, जियाओलुंग हंसा। लूज इमोर्टल डेथवॉन हत्यारा यंग फ्लेम कबीले का इमोर्टल फ्लोटिक्लाउड होना चाहिए था। भाई होंग, हालांकि मैं कहता हूं कि यह इमोर्टल फ्लोटिक्लाउड था, ये सिर्फ एक अनुमान है। यंग फ्लेम कबीले का अमर फ्लोटिक्लाउड, वह किसकी हत्या कर रहा था? काले कवचधारी युवक जियामांग होंग आश्चर्य से बोला। जियाओलुंग ने निंग की ओर इशारा किया। देखो, वह यही है। जियामांग होंग ने उत्सुकता से निंग की ओर देखा। उसे जियामांग होंग ने कहा, यंग फ्लेम कबीले ने तुम्हारी हत्या करने के लिए एक डेथस्वॉन भेजा था, लेकिन तुम जिंदा हो। निंग अवाक रह गया। इस आदमी की बातें हद से ज्यादा अभद्र थीं। उसने तो हत्या के लक्ष्य से कहा, तुम जिंदा रहो। निंग इस पर क्या जवाब देता? जी निंग, मुझे परिचय कराने दो, जियाओलुंग ने कहा। मैं इंपीरियल गार्ड के डिप्टी कमांडर जियामांग होंग हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। निंग तुरंत समझ गया, जियामांग होंग तो वह ग्रैंड जिया के शाही कुल का था। संभवतः शाही कुल में उसे कुछ हद तक महत्व दिया जाता था, अन्यथा किंडवाटर जियाओलो उसके प्रति इतना विनम्र नहीं होता। भाई होंग, ये जी निंग मेरा एक अच्छा दोस्त है। जब अमर फ्लोटिक्लाउड ने उसकी हत्या करने की कोशिश की तो उसने ब्लड कॉइल हेवनलॉक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस क्षेत्र को बाहरी लोगों से सुरक्षित कर दिया, जिससे मेरे क्लाउडवाटर मैनर के कई अमर लोग समय पर जी निंग को नहीं बचा पाए। सौभाग्य से जी निंग का एक प्राइमल ट्विन था और उसका प्राइमल ट्विन प्राइमल दाओइस्ट स्तर का होना चाहिए था, और फिर भी वह अमर फ्लोटिक्लाउड को मारने में कामयाब रहा। तुम ही बताओ, वह अद्भुत है या नहीं? जियाओलू ने कहा। वह इतना अद्भुत है? जियामांग होंग की आंखें चमक उठीं। जी निंग, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम वही छोटे वानशियांग निपुण हो जिसने यंग फ्लेम नॉन को मारा था, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा कोई प्राइमल ट्विन होगा। अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुमने सिर्फ 30 साल प्रशिक्षण लिया है, और 30 सालों में ही तुमने एक ऐसा प्राइमल ट्विन पैदा कर दिया जो अमर फ्लोटिक्लाउड को मार सका, जो शक्ति में एक पूरे स्तर ऊपर था। प्रभावशाली। मैं जियामांग होंग क्षमतावान लोगों की बहुत प्रशंसा करता हूँ। मुझे लगता है कि इस हत्या के प्रयास के बाद तुम थोड़े बेचैन हो। कुछ दिनों में मैं तुम्हें आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजूंगा। मैं एक दावत रखूंगा और हम थोड़ी बातें करेंगे। तुम्हें मुझे ऐसा चेहरा दिखाना होगा, है ना? काले वस्त्र पहने निंग ने कहा। मैं स्वाभाविक रूप से कमांडर जियामांग का निमंत्रण स्वीकार करूंगा। भाई जी निंग, इस बार तुमने मुझे सचमुच बहुत डरा दिया, जियाओलू ने निंग की ओर देखते हुए कहा। ये भयावह घटनाओं का एक सिलसिला था। मुझे भी लगा था कि तुम्हें इस मुसीबत से उबरना मुश्किल होगा। भाई जी निंग की शक्ति सचमुच अद्भुत है। अमर भाग्य के इस सम्मेलन में मुझे पूरा विश्वास है कि भाई जी निंग काफी चमकेंगे। स्काईफॉर्मर सॉन्गस्पियर ने भी प्रशंसा में सिर हिलाया। निंग का अपने असली शरीर का इस्तेमाल करके व्हाइटबोन इमॉर्टल स्लेइंग नीडल के हमले से बच पाना स्काईसॉन्ग के लिए ये यकीन दिलाने के लिए काफी था कि निंग का असली शरीर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मैं भी भाई जी निंग की बहुत तारीफ करती हूँ, परी वेवकलर ने पास खड़े जियाओ लैंग की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। लेकिन अभी कोई भाई जी निंग को बार बार उकसा रहा था, उनसे मुकाबला करने की जिद कर रहा था और उन्हें नीचा दिखा रहा था, और कह रहा था कि अगर भाई जी निंग कॉन्क्लेव में गए तो उनकी इज्जत गिर जाएगी, और जी निंग को सलाह दे रहा था कि वे घर वापस जाएं और 3 शताब्दियों तक और प्रशिक्षण लें। जिस व्यक्ति ने ये कहा वह भी अविश्वसनीय है। जियाओ लैंग का चेहरा तुरंत बैंगनी और पीला होने लगा। ये सच था कि पहले उसने निंग को बार बार उकसाया था और बाद में निंग के बारे में तिरस्कारपूर्ण बातें भी कही थीं। जब उसने परी वेवकलर को हराया था तो वह सचमुच बहुत घमंडी महसूस कर रहा था और अपने अहंकार में उसने कई अप्रिय बातें कह दी थीं। अब पीछे मुड़कर देखने पर ये सब सचमुच हास्यास्पद लग रहा था। जी निंग को नीचा दिखा रहे हो? उसे अमर नियति सम्मेलन में अपनी प्रतिष्ठा न गंवाने और घर जाकर 3 शताब्दियों तक प्रशिक्षण लेने को कहा है। जियामांग होंग समझ गया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने उत्सुकता से पूछते हुए नाटक किया। आखिर ऐसा किसने कहा, और कौन हो सकता है? कोई और नहीं बल्कि प्रतिष्ठित, सुंदर और सौम्य युवा गुरु निपुण जियाओ लैंग। फेरी वेवकलर ने जियाओ लैंग की ओर इशारा करते हुए कहा। इससे पहले जियाओ लैंग ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था। औरतें द्वेष रखती थीं। जियाओ लैंग, ये तुम ही थे जिन्होंने जी निंग को नीचा देखा था? जियामांग होंग स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा था जब उसने जियाओ लैंग को देखा। जियाओ लैंग ने दांत पीस लिए, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से से एक घुरघुराहट भरी, फिर मुड़कर मुख्य दरवाजा खोलकर गलियारे से बाहर निकल गया। वह चला गया। जियामांग होंग ने सिर हिलाया। बोरिंग। किंडवाटर शियाओलुंग अभी भी निंग को देख रहा था। भाई जी निंग, मेरे क्लाउडवाटर मैनर में आपकी हत्या का प्रयास किया गया था और हम आपको बचाने में भी सक्षम नहीं थे। क्लाउडवाटर मैनर लापरवाह था। क्लाउडवाटर मैनर का कोई दोष नहीं है। ये झगड़ा मैंने खुद ही पैदा किया है, निंग ने कहा। चूंकि हमारे काइंडवाटर कबीले ने क्लाउडवाटर मैनर की स्थापना की है, इसलिए हमें यहाँ आने वाले अपने मेहमानों की सुरक्षा पूरी तरह से करनी होगी। इस बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हमारा काइंडवाटर कबीला ही था जिसने वह नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। यह एक खजाना है जो मुझे हाल ही में मिला है। मैंने देखा है कि आप, भाई जी निंग, कमल की तकनीकों में असाधारण रूप से कुशल हैं, और यह खजाना आपको कुछ और अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद कर सकता है।
जियाउलू ने अचानक अपने हाथ में एक बहुत पतली बोतल निकाली जिसके ऊपर एक कमल का फूल था। इस कमल के फूल की बोतल में कमल के रहस्यमय रहस्यों का कुछ सार भरा हुआ है। मैं इसे बदले में तुम्हें दे दूंगा, जियाउलू ने इसे निंग को देते हुए कहा। भाईजी निंग, मना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मना कर दोगे तो मुझे सचमुच समझ नहीं आएगा कि क्या करूं। निंग ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर उसे स्वीकार कर लिया। निंग एक ही नजर में बता सकता था कि यह कमल की बोतल असाधारण है। बोतल अपने आप में कोई खास खजाना नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर रखा कमल का फूल कई रूनों से ढका हुआ था। यह वाकई विश्लेषण करने लायक था। यह निंग को अपने कमल के फूल वाले स्वॉर्डलैंड को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता था। कुछ देर और बातचीत करने के बाद निंग ने विदा ली। आखिरकार उस पर अभी अभी हत्या का प्रयास हुआ था। अब इस भोज को जारी रखना संभव नहीं था। क्लाउड वाटर मैनर से पहले किंडवाटर शियाओलुंग और स्काईफॉर्मर सोंगस्पियर ने निंग को उस विशाल युद्धपोत के अंदर उड़ते हुए देखा जिसने जाते समय ऊर्जा की तरंगें छोड़ी। वे एक पल के लिए चुप हो गए। जियामांग होंग शाही रक्षक दल के एक दल का नेतृत्व करते हुए इस घटना के बारे में जानने आए थे। मुझे लगता है कि जल्द ही पूरे शाही रक्षक दल को इसके बारे में पता चल जाएगा और परिणामस्वरूप पूरी शाही राजधानी को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। जियाओलू ने आह भरी। इस युद्ध की खबर जल्द ही पूरी शाही राजधानी में फैल जाएगी। जी निंग अब सचमुच प्रसिद्ध हो गई है। पहले जब निंग ने मोर पंख खरीदे थे तो दूसरों ने सोचा था कि वह बस भाग्यशाली है, लेकिन इस बार निंग ने युद्ध में अपनी शक्ति साबित कर दी थी। अब जाकर लोग सचमुच उसका सम्मान करेंगे। ये सच है, उसे सिर्फ 30 साल का प्रशिक्षण मिला है, लेकिन उसने एक प्राइमल ट्विन पैदा कर दिया है, और वह भी एक ऐसा प्राइमल ट्विन जो एक महान लूज इमोर्टल को मार सकता है। उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, यहाँ तक कि शाही राजधानी में भी। यंग फ्लेम कबीले ने वास्तव में उसके जैसे दुश्मन को आकर्षित किया है। मुझे लगता है कि कुछ हजार या दसियों हजार सालों में जी निंग यंग फ्लेम कबीले को कई अच्छी लड़ाइयां दे पाएगा, सोंगस्पियर ने हंसते हुए कहा। पुस्तक 11 अध्याय 32 एक मौन प्रार्थना। रात हो गई थी। ठंडी हवा में गरज रही थी। यंग फ्लेम कबीले की जागीर में यंग फ्लेम कबीले के वर्तमान सरदार गॉडप्लम ड्यूक अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। उनके हाथ में जो किताब थी उसे पढ़ते रहने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। उनके मन में बस एक ही विचार था, क्या जी निंग की हत्या सफल हो गई है? आज रात किंडवाटर जियाओलू ने जी निंग को एक भोज पर आमंत्रित किया था। अमर फ्लोटेक्लाउड जी निंग की हत्या करने का जोखिम उठाने वाला था। स्वाभाविक रूप से गॉडप्लम ड्यूक को इस योजना के बारे में पता था। वह परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा था। दरार। गॉडप्लम ड्यूक ने अचानक मुड़कर अपनी मेज के किनारे रखी जीवन पट्टी की ओर देखा। यह अमर फ्लोटेक्लाउड की जीवन पट्टी थी और इस क्षण वह टूट गई थी। फ्लोटेक्लाउड मर गया। लगता है हत्या का प्रयास किया गया था, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह सफल हुआ या नहीं। गॉडप्लम ड्यूक ने गहरी सांस ली। चाहे वह सफल हुआ हो या नहीं, फ्लोटेक्लाउड का नाश हो जाएगा। अगर वह सफल हुआ तो उसका पुनर्जन्म होगा, अगर वह असफल रहा तो उसकी आत्मा चकनाचूर हो जाएगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। गॉडप्लम ड्यूक चुपचाप समाचार आने की प्रतीक्षा करता रहा। बहुत समय बाद कबीले का नेता, एक नीला वस्त्र पहने सेवक अंदर आया और तुरंत फुसफुसाया, हमें खबर मिल गई है। बोलो, गॉडप्लम ड्यूक ने शांति से कहा। अमर फ्लोटेक्लाउड ने क्लाउड वाटर मैनर में जी निंग की हत्या करने की कोशिश की और उसने ब्लड कॉइल हेवनलॉक फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल किया और उसके भीतर जी निंग के साथ आमने सामने की लड़ाई भी लड़ी। लेकिन जी निंग ने अचानक एक प्राइमल ट्विन पैदा किया और अमर फ्लोटेक्लाउड को मार डाला। नीले वस्त्रधारी सेवक ने कहा। गॉडप्लम ड्यूक के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। वह एक पल के लिए झिझका, फिर भौहें चढ़ाकर बोला, तुमने कहा था कि जी निंग के प्राइमल ट्विन ने अमर फ्लोटेक्लाउड को मार डाला, लेकिन उसका असली शरीर तो वांशियांक स्तर का ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका प्राइमल ट्विन पहले ही 0 स्तर का प्रशिक्षण ले चुका हो और पृथ्वी अमर बन गया हो? उसका प्राइमल जुड़वा प्राइमल स्तर का होना चाहिए, नीले वस्त्रधारी सेवक ने कहा। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गॉडप्लम ड्यूक चुपचाप विचार करते हुए बैठा रहा और नीला वस्त्र पहने सेवक ने फिर कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की। काफी देर तक सोचने के बाद गॉडप्लम ड्यूक ने ठंडे स्वर में कहा, अमर फ्लोटेक्लाउड मेरे यंग फ्लेम कबीले का एक ढीला अमर था। उसने ऐसा दुस्साहस कैसे किया? मेरे यंग फ्लेम कबीले से अनुमति लिए बिना उसने अपनी मर्जी से जी निंग की हत्या करने की कोशिश की। ये कबीले के नियमों का उल्लंघन है। बाहरी दुनिया को बता दो कि अमर फ्लोटेक्लाउड ने कबीले के नियमों का उल्लंघन किया है और उसे यंग फ्लेम कबीले से निकाल दिया गया है और अब वह कबीले का सदस्य नहीं है। साथ ही यंग फ्लेम कबीले के रजिस्ट्रार से उसका नाम मिटा दो। हाँ, नीले वस्त्र पहने नौकर ने आदरपूर्वक कहा। अब जाओ। गॉडप्लम ड्यूक ने हाथ हिलाया और नीला वस्त्रधारी सेवक जल्दी से पीछे हट गया। जहाँ तक गॉडप्लम ड्यूक का सवाल है, वह काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। यह वह खबर नहीं थी जो वह चाहता था। वास्तव में ये सबसे बुरी खबर थी। जी निंग वास्तव में अमर फ्लोटेक्लाउड को मारने के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर था। फिर जी निंग को मारना वाकई मुश्किल होने वाला था। उसे 30 साल की ट्रेनिंग मिली है, लेकिन वह पहले से ही इतना दुर्जेय है। उसे मारना जरूरी है, लेकिन शाही राजधानी में उसे मारना स्वर्ग जाने जितना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि हमें उसके शहर छोड़ने का इंतजार करना होगा, तभी हमारा यंग फ्लेम कबीला उससे निपटने के लिए हमारे पास मौजूद सभी तरीके इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन कौन जाने जी निंग के जाने से पहले हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा।
गॉडप्लम ड्यूक ने चुपचाप इस मुद्दे पर विचार किया। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि अमर नियति के सम्मेलन में उसके असली शरीर को अन्य सर्वोच्च प्रतिभाओं द्वारा मार दिया जाएगा। उसके असली शरीर में उसके प्राइमल ट्विन से कहीं ज्यादा क्षमता है। जब तक वह मर जाता है तब तक उसका खतरा बहुत कम हो जाएगा। यद्यपि प्राइमल ट्विन वर्तमान में निंग के वास्तविक शरीर से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वास्तविक शरीर में अधिक क्षमता थी तथा उसका आधार भी अधिक ठोस था। पैट्रियार्क आर्केनम से मिलने का समय आ गया है। सच तो ये है कि गॉडप्लम ड्यूक को भी कुछ नाराजगी महसूस हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पैट्रियार्क आर्केनम यंग फ्लेम नॉन्ग पर कुछ ज्यादा ही मोहित हो गए थे, वरना ये सब बकवास कैसे हो सकती थी। एक बार इस युद्ध की खबर फैल गई तो शाही राजधानी की सभी प्रमुख शक्तियां जी निंग के बारे में जान जाएंगी। मेरे यंग फ्लेम वंश का सचमुच मान सम्मान गिर जाएगा। गॉडप्लम ड्यूक ने अपना सिर हिलाया। फिर वह अकेले ही अपनी अमर गाड़ी में सवार होकर शाही राजधानी से कुलपति आर्कानम को श्रद्धांजलि देने के लिए रवाना हो गया। जियामांग होंग की कमान में शाही रक्षकों के अपने मुख्यालय लौटने के बाद ये खबर कि निंग के प्राइमल ट्विन ने एक लूज इमोर्टल को मार डाला है पूरे मुख्यालय में तेजी से फैल गई। शाही रक्षक शाही राजधानी की रक्षा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण सेना थी। सभी प्रमुख कुलों के अनुयायी इसमें शामिल थे, इसलिए ये खबर तेजी से सभी प्रमुख कुलों में भी फैल गई। अब वे सभी समझ गए थे कि ऐसा नहीं था कि जी निंग को अपनी सीमाएं नहीं पता थीं, बल्कि ऐसा था कि उसके पास अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त क्षमता थी। स्टिल वाटर कमांडर ब्लैक व्हाइट कॉलेज। निंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली शक्तियों में से सबसे ज्यादा परवाह करने वाली थी ब्लैक व्हाइट कॉलेज। ब्लैक व्हाइट कॉलेज के हेडमास्टर हॉल के भीतर प्रशिक्षु भतीजे प्रधानाध्यापक, आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा होने के लिए क्यों कहा है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आपने हमें इतनी रात को यहाँ जल्दी आने के लिए क्यों कहा है? प्रथम पीढ़ी के अमर और दूसरी पीढ़ी के आदिम दाववादी जो हॉल में एकत्र हुए थे, सभी ने प्रश्न पूछने के लिए अपनी बात रखी। अधीर मत होइए, मेरी यह खुफिया रिपोर्ट सुनिए। ताओवादी हेडमास्टर जेडेसिया स्वर्गीय खजाने पर्वत से भेजी गई एक खुफिया रिपोर्ट की एक प्रति पकड़े हुए थे। उन्होंने जोर से पढ़ा। आज रात ग्रैंड जिया की शाही राजधानी में स्थित किंडवाटर कबीले के क्लाउड वाटर मनो में किंडवाटर शियाओलो ने जी निंग के लिए एक भोज का आयोजन किया। जी निंग गोल्डन इंपीरियल्स की एक टुकड़ी के साथ उपस्थित हुई। भोज के आधे रास्ते में अमर फ्लोटे क्लाउड अचानक प्रकट हुआ। उसने सबसे पहले जी निंग पर घात लगाने के लिए एक व्हाइट बोन अमर स्लेइंग नीडल का इस्तेमाल किया, जो बुरी तरह घायल थी लेकिन जिंदा रहने में कामयाब रहीं। अमर फ्लोटे क्लाउड ने फिर ब्लड कॉइल हेवनलॉक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आसपास के इलाके को घेर लिया। फिर जी निंग के साथ आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो गए। जी निंग का प्राइमल ट्विन अचानक प्रकट हुआ। उनका प्राइमल ट्विन पहले ही चरम प्राइमल स्तर पर पहुंच चुका था। सैकड़ों स्वर्ग श्रेणी की उल्टी तलवारों वाली एक तलवार निर्माण तकनीक का उपयोग करके उसने अमर फ्लोटे क्लाउड को मार डाला। हॉल पूरी तरह से शांत था। एक क्षण के लिए सभी अवाक रह गए और फिर शोरगुल का तूफान मच गया। प्रशिक्षु भतीजे प्रधानाध्यापक, क्या आप जो पढ़ते हैं उसके बारे में आश्वस्त हैं? क्या तुम सच बोलते हो? जी निंग के प्राइमल ट्विन ने अमर फ्लोटे क्लाउड को मार डाला। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। उनमें से कई तो तब भी मौजूद थे जब निंग स्कूल में आया था। वह छोटा सा लड़का जो सिर्फ जिफू का शिष्य था, सिर्फ 10 साल बाद उसने एक लूज इमोर्टल को मार डाला था। क्या यह मजाक था? ये स्वर्गीय खजाने के पहाड़ से एक रिपोर्ट है। वे इस तरह की बात पर झूठ कैसे बोल सकते हैं? ताओवादी जेडेसिया ने अपने साथी शिष्यों की ओर देखा। अद्भुत, अद्भुत, अमर फाइवक्रेज ने पुकारा, ये तो बिल्कुल अद्भुत है। खबर फैलाओ, हमारे श्वेत श्याम कॉलेज के सभी शिष्यों को इस बात का पता चले। कुछ लोग जश्न मनाते, कुछ शोक मनाते। निंग की लड़ाई की खबर पूरी शाही राजधानी में फैल गई और कई अन्य सेनापति शहरों में बसे कुछ लोगों के कानों तक भी पहुंच गई। कुछ लोग जश्न मनाते, कुछ लोग आश्चर्य से आहें भरते, कुछ ईर्ष्या से भर जाते और कुछ तिरस्कार से भर जाते। हाई वाटर कमांडर डोंगयान पर्वत। देर रात डोंगयान पर्वतमाला के अंदर एक पर्वत शिखर पर नाइन लोट्स एक चट्टान के किनारे पर अकेली बैठी थी। रात की ठंडी हवा बर्फ के चाकुओं जैसी तेज लग रही थी, लेकिन नाइन लोट्स हवा को अपने ऊपर बहने दे रही थी और चुपचाप बैठी रही। जब से वह और निंग विच रिवर इमोर्टल एस्टेट में अलग हुए थे, तब से नाइन लोट्स को रात में इस शांत जगह पर पूर्ण शांति के समय अकेले बैठने में मजा आने लगा था। वह बस चुपचाप सूर्योदय तक देखती रहती थी। छोटी यून, अचानक एक आवाज गूंजी। नाइन लोट्स ने मुड़कर देखा। एक बेहद खूबसूरत औरत वहां आई। वह उसकी माँ थी। नाइन लोट्स की माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत दुखी हुई। नाइन लोट्स और वह बेहद करीब थे। जब नाइन लोट्स विच रिवर अमर संपदा से लौटी थी तो उसका दिल सचमुच टूट गया था, लेकिन उसके पास इस बारे में बात करने के लिए कोई नहीं था। उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया था और आखिरकार नाइन लोट्स ने अपनी माँ को अपने दिल का दर्द बताया था। तभी उसकी माँ को एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने जी निंग के साथ लगभग उसी रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया था। छोटी यून, क्या तुम अभी भी इससे उबर नहीं पाई हो? माँ भी अपनी बेटी को देखते हुए बैठ गई। मैं काफी समय से इस बात से उबर चुकी हूँ, नाइन लोट्स ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे बस अब भी शर्म आती है। अगर तुम्हें शर्म आती है तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम इससे उबर चुकी हो? उसकी माँ ने सिर हिलाया। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जी निंग इस लायक नहीं कि तुम शर्मिंदा हो। वह तो बस एक पिछड़े कबीले से आया है। उसकी परवरिश कितनी अच्छी हुई होगी। तुम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हो। तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। बस, नाइन लोट्स ने धीरे से कहा, तुम पूरे डोंगयान कबीले का नेतृत्व करने वाले हो और डोंगयान कबीले के पूर्वज को तुम पर पूरा भरोसा है।
तुम्हें खुद को जगाना होगा। हो सकता है कि तुम अभी उसे भूल ना पाओ, लेकिन कुछ सदियों या सहस्राब्दियों में तुम्हें एहसास होगा कि वह असल में तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही साधारण राहगीर था, एक गंवार से ज्यादा कुछ नहीं। उसे भूल जाओ, नाइन लोड्स की मां ने कहा। नाइन लोड्स के जन्म से पहले उसकी मां और पिता डोंगियान कबीले में अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वे बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे। हालांकि नाइन लोड्स के जन्म के बाद डोंगियान कबीले के पूर्वज उसे बहुत प्यार और स्नेह देते थे। उन्होंने उसे प्रशिक्षित किया और उसे अगला कबीला नेता नियुक्त किया। इस प्रकार नाइन लोड्स के माता पिता का रुतबा आसमान छू गया और अब डोंगियान कबीले में उनकी बहुत बड़ी शक्ति थी। वह कोई गंवार नहीं है। नाइन लोड्स ने अपनी मां को घूरा। वह मेरा पूर्व दाव साथी है और एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति का क्या फायदा हो सकता है कि वह यंग फ्लेम कबीले के हाथों मारा जाए, उसकी मां ने गुस्से से कहा। बस, नाइन लोड्स भी क्रोधित हो रहा था। उसकी मां ने अपने गुस्से को दबा लिया। आखिरकार नाइन लोड्स अगला कुल प्रधान था, इसलिए आमतौर पर वह और उसका पति नाइन लोड्स की बात मान लेते थे। लेकिन जी निंग के मामले में मां हमेशा से ही गुस्से से भरी रहती थी। उसकी बेटी का क्या रुतबा था? वह किसी पिछड़े कबीले से आए व्यक्ति के साथ कैसे रह सकती थी? ये तो बिल्कुल ही हास्यास्पद था। मालकिन। अचानक एक महिला नौकर एक उड़ती हुई तलवार पर उड़ती हुई पहाड़ की चोटी पर उतरी। नाइन लोड्स ने अपने नौकर की ओर देखा। स्वर्गीय खजाने के पहाड़ ने एक खुफिया रिपोर्ट भेजी है। इसका संबंध युवा स्वामी जी निंग से है, दासी ने कहा। नाइन लोड्स ने हाथ हिलाया और खुफिया रिपोर्ट का स्क्रॉल तुरंत उसकी ओर उड़ाया। उसके पास खड़ी उसकी मां ने दुखी होकर कहा, तुमने कहा था कि तुम इससे उबर चुकी हो, लेकिन तुम उसकी खुफिया रिपोर्टों पर ध्यान देना जारी रखती हो। क्या ये सब खत्म हो जाने का मतलब ये है कि मैं अब उससे जुड़ी खबरों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी? नाइन लोड्स ने अपनी मां की तरफ देखा, फिर उसे पढ़ने के लिए स्क्रॉल खोला। उसके चेहरे पर हैरानी और विस्मय के भाव उभर आए। मुझे देखने दो, ये सब क्या है? क्या उसे यंग फ्लेम कबीले ने मारा था? उसकी मां ने उसे पढ़ने के लिए छीन लिया और जैसे ही उसने पढ़ा, वो इतनी चौंक गई कि उछलकर खड़ी हो गई। यंग फ्लेम कबीले के अमर फ्लोटेक्लाउड को की ने मार डाला? वह हैरान थी। उसे तो सिर्फ 30 साल की ट्रेनिंग मिली है ना? कैसे? मैंने तुमसे कहा था, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। नाइन लोड्स ने धीरे से कहा, माँ, घर जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो। उसकी माँ भी इस खबर से सचमुच स्तब्ध थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी। एक पिछड़े इलाके के इस युवक ने, जो उसकी अपनी बेटी से भी छोटा था, एक महान अमर पुरुष की हत्या कैसे कर दी? वह स्तब्ध होकर आज्ञाकारी भाव से चली गई। नौकरानी भी चली गई। नाइन लोड्स वहां अकेली चुपचाप बैठी रही। जब तक तुम ठीक हो, मैं निश्चिंत रह सकता हूँ। जी निंग, जिंदा रहो। नाइन लोड्स बस अपने मन में मन ही मन प्रार्थना कर सकती थी। जब उसने डोंगियान कबीले की अगली सरदार बनने का रास्ता चुना था, तो उसने इस रास्ते पर पूरी तरह चलने का फैसला किया था। और जी निंग का क्या? वह बस मन ही मन उसके लिए प्रार्थना कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि विचरिवर इमोर्टल एस्टेट में उनके बिछड़ने के बाद तुम रहोगे और मैं रहूंगा। पुस्तक 11, अध्याय 33, जहां से आया, जहां जाना है। देर रात, ठंडी सर्दियों की रात थी। तापमान हड्डियों को कंपा देने वाला था, लेकिन राजा यान की जागीर की राजकुमारी शियुई का क्रोध भड़क उठा। उसने गुस्से में अपना हाथ मेज पर पटक दिया। यंग फ्लेम कबीला सचमुच निंदनीय है। उन्होंने शाही राजधानी में हत्या का प्रयास करने की हिम्मत की। निंदनीय, बिल्कुल निंदनीय। चचेरे भाई, हालांकि यंग फ्लेम कबीले ने एक लूज इमोर्टल डेथ स्पॉन भेजा था, लेकिन वह मेरे हाथों मर गया। जी निंग ने कहा। इतना गुस्सा मत करो चचेरे भाई, मैं नाराज कैसे न होऊं? राजकुमारी शियू ने निंग की ओर देखा। मैं अभी भी ठंडे पसीने से तरबतर हूँ। शुक्र है तुम ताकतवर हो और श्वेत अस्थि अमर वध सुई और अमर तैरते बादल दोनों को रोकने में कामयाब रहे। अगर नहीं, छोटे भाई, दादाजी के अलावा तुम मेरा अपना परिवार हो। यदि उसका एकमात्र छोटा भाई मर जाता, तो राजकुमारी शियू को ये भी नहीं पता था कि वह क्या करती। यंग फ्लेम कबीला पूरी तरह से निंदनीय है, राजकुमारी शियुई ने कहा। वह इतनी क्रोधित थी कि कांप रही थी। इस बार एक भीले अमर डेथ स्वॉन को भेजने की उनकी रणनीति नाकाम रही। मुझे लगता है कि फिलहाल उनके पास कोई और चाल नहीं होगी। जब तक मैं शाही राजधानी में रहूंगा, यंग फ्लेम कबीला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। निंग ने जल्दी से अपने चचेरे भाई को दिलासा दिया। राजकुमारी शियू ने गहरी सांस ली और फिर सिर हिलाया। ठीक है, वे तुम्हारे साथ और कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि 1 साल बाद अमर भाग्य सम्मेलन के दौरान वे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सम्मेलन के नियमों का इस्तेमाल करेंगे, वांशियांक के शिखर स्तर पर मौजूद अन्य लोगों के मुकाबले। हालांकि मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि दुनिया में मेरा कोई सानी नहीं है, फिर भी मैं खुद को जिंदा रख पाऊंगा। निंग की आंखें अचानक चमक उठीं। चचेरे भाई, मेरे प्राइमल ट्विन ने अभी अभी उस भंडार को बांधना खत्म किया है जो मृतक अमर फ्लोटेक्लाउड पीछे छोड़ गया था। ओह, यूची शियुए की आंखें भी चमक उठीं। चलो देखते हैं अमर फ्लोटेक्लाउड ने किस तरह का खजाना छोड़ा है। खैर, चूंकि उसने तुम्हारी हत्या करने की हिम्मत की और अपने साथ एक व्हाइट बोन इमॉर्टल स्लेइंग नीडल और एक ब्लड कॉइल हेवनलॉक फॉर्मेशन भी ले गया, मुझे लगता है कि उसके पास अब और कोई खजाना नहीं बचा होगा। मुझे जरा गौर से देखने दो। निंग ने सिर हिलाया। उसने तुरंत अपने प्राइमल ट्विन को, जो पानी के नीचे की संपत्ति में था, हर खजाने की बारीकी से जांच करने के लिए कहा। अचानक निंग के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। यह क्या है? यूची जियुए ने जल्दी से पूछा। बाकी खजाने वैसे ही हैं जैसे मैंने उम्मीद की थी, लेकिन मुझे एक स्क्रॉल मिला।
निंग ने अपना हाथ हिलाया और उसके अंदर अचानक एक सुनहरा स्क्रॉल प्रकट हुआ जिसमें से प्राचीन और अजीब शक्ति की लहरें निकल रही थीं। ये स्क्रॉल। युची शियुए ने भी उत्सुकता से उसे देखा। निंग ने स्क्रॉल खोला। सुनहरे स्क्रॉल के ऊपर अक्षरों की बस एक साधारण पंक्ति थी। उन्होंने कहा, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। जिया मांगशुन। हर एक प्रहार सरल और सादा था, लेकिन उनसे एक भव्य आभा फूट रही थी। निंग और शियुए दोनों के दिल कांप उठे। उन्हें लगा जैसे वे सीधे स्वर्ग के सामने हों। यहाँ तक कि निंग ने भी जब गौल पर्वत के जंगली दलदलों में उस प्राचीन राक्षस का सामना किया था तब भी ऐसा आतंक महसूस नहीं किया था। फुश। निंग ने जल्दी से स्क्रॉल बंद कर दिया और उसके बाद ही भयानक महिमा पूरी तरह से गायब हो गई। यह क्या है? जियू बिल्कुल हैरान थी। मुझे भी नहीं पता। निंग ने अपना सिर हिलाया। सिर्फ अक्षरों की एक पंक्ति, कहाँ से आए, कहाँ गए, और एक साधारण सा हस्ताक्षर, जियामांगशुन। जियामांगशुन असल में कौन है? क्या ये हो सकता है कि वह शाही जियामांग वंश का कोई प्राचीन सदस्य हो? जियाओ पूरी तरह से हैरान थी। मैंने ये नाम पहले कभी क्यों नहीं सुना? निंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जिस व्यक्ति ने ये शब्द लिखे हैं उसका नाम जियामांगशुन होना चाहिए, और उन शब्दों की राजसी शक्ति को देखते हुए वह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। मैं दादाजी से पूछती हूँ, जियू ने तुरंत कहा। जरा रुको, मेरा इंतजार करो, अभी इतनी रात हो गई। निंग हैरान था। कोई बात नहीं, मेरे दादाजी एक दिव्य अमर हैं। क्या आपको लगता है कि उनके लिए दिन और रात में बहुत फर्क होता है? और वो अकेले रहते हैं, वो नौकरानियों को भी अपने पास नहीं फटकने देते। मुझे देर रात उन्हें ढूंढना अच्छा लग रहा है, और मैं भी काफी बेचैन हूँ। मुझे लग रहा है जैसे ये स्क्रॉल बहुत ही असाधारण है। जरा रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। जियू जल्दी से वहां से चली गई, बस उतने ही समय में जितना एक केतली चाय उबालने में लगता है। जियू एक बार फिर शान से वापस उड़ी। उसका चेहरा उत्साह से भर गया। चचेरे भाई, उसने क्या कहा? निंग काफी उत्सुक था कि यह स्क्रॉल आखिर है क्या। क्या आप जानते हैं कि जियामांगशुन कौन है? जियू के चेहरे पर एक रहस्यमय भाव था। कौन? निंग ने पूछा। उसने पहले कभी यह नाम नहीं सुना था। वह महामहिम हैं, हमारे ग्रैंड जिया राजवंश के सम्राट। जियू ने उनसे फुसफुसाते हुए कहा, वह ग्रैंड जिया राजवंश के संस्थापक भी हैं और इस प्रमुख दुनिया के संप्रभु भी हैं। महामहिम, सम्राट। निंग विस्मित रह गया। महाजिया सम्राट उनसे बहुत ऊपर खड़ा था। वह इस पूरे महालोक का स्वामी था और उसकी शक्ति आकाश में व्याप्त थी। वास्तव में ऐसा कहा जाता था कि महाजिया सम्राट दिव्य सम्राट के साथ बराबरी की स्थिति में बैठकर बात भी कर सकता था। एक नश्वर लोकों के एक महालोक का सम्राट था, दूसरा देव लोकों का सम्राट था। फेंट गॉड युग के बाद से चीजें ऐसी ही थीं। ग्रैंड जिया सम्राट कभी कोई और नहीं रहे, वे शायद ही कभी खुद को प्रकट करते थे। आखिरकार ये प्राचीन राजवंश जिसकी स्थापना उन्होंने की थी और जो अनगिनत लाखों वर्षों से अस्तित्व में था, बहुत पहले ही स्थिर हो चुका था। इसके अपने कानून थे और ज्यादातर मामलों को उनके वरिष्ठ अधिकारी ही संभाल सकते थे। वह शक्तिशाली था। आखिरकार उसने अकेले ही एक विशाल राजवंश की स्थापना की थी और दुष्ट देवता युग के अंत के बाद दुनिया को एकीकृत किया था। वह रहस्यमय था। अनगिनत सालों से उसने खुद को लगभग कभी नहीं दिखाया था। वह बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर चुका था। जिया राजवंश में किसी ने भी उसके आदेशों के विरुद्ध जाने का साहस नहीं किया। इस प्रमुख दुनिया के संप्रभु के रूप में, जो फिंगॉड युग से लेकर अब तक अपने चरम पर था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पृथ्वी के अधिकांश अमर और ढीले अमर भी नहीं पहुंच सकते थे। बहुत कम लोग उसका नाम भी जानते थे। ठीक है, महामहिम, सम्राट, यही उनका नाम है। जियुए बेहद उत्साहित था। जियामांगशुन, यही उनके महामहिम का नाम है। जियामांगशुन, उनके शाही महामहिम सम्राट। निंग का दिल अचानक भय और घबराहट से भर गया। अपने अवचेतन में उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जोड़ी आंखें सीधे उसे घूर रही हों। पहले जब उसे पता नहीं था कि यह सम्राट का नाम है, तो निंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन अब जब उसे पता चल गया, तो उसे अपने अवचेतन में ऐसा लगा जैसे अचानक कोई नजर उसकी ओर मुड़ गई हो। क्या तुम जानते हो कि यह पुस्तक क्या है? शियुए को कुछ भी गलत नहीं लगा। उसे बस उत्साह और ऊर्जा का एहसास हुआ। पुनर्जन्म का एक धार्मिक आदेश। यह एक धार्मिक आदेश है जिसे स्वयं जिया सम्राट ने लिखा था। अगर तुम्हारे पास यह आदेश है, तो तुम्हारे नाश के बाद ये धार्मिक आदेश तुम्हारी आत्मा को पाताल लोक में ले जाएगा और उसके साथ रहेगा। जब 10 मंडपों के यम राजा इस धार्मिक आदेश को देखेंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से हमारे जिया सम्राट का सम्मान करेंगे। जहाँ से आए, जहाँ से गए, ये पंक्ति एक निर्देश है। इसका अर्थ है कि धारक को उस प्रमुख लोक और उस कुल में पुनर्जन्म लेना है जहाँ वह अंतिम बार रहा था। निंग को ज्ञान प्राप्त हुआ। 10 मंडपों के यम राजा, कुई महल के स्वामी, इन सभी को पाताल लोक में उच्च पद प्राप्त थे। उनके लिए कुछ अमर प्राणियों को अपने मुख्य लोक और कुलों में वापस जाने देना एक छोटी सी बात से ज्यादा कुछ नहीं था। इसे उनके और धार्मिक आदेश लिखने वाली प्रमुख शक्ति के बीच संबंध बनाने में मदद के रूप में भी देखा जा सकता था। ठीक है, मेरे दादाजी ने कहा था कि तुम्हें जल्दबाजी में दूसरों को महामहिम का नाम नहीं बताना चाहिए, शियुए ने जल्दी से कहा। मेरे दादाजी के अनुसार अगर तुम महामहिम का नाम जोर से कहोगे तो महामहिम उसे समझ जाएंगे। हालांकि चूंकि हम राजा यान की जागीर में हैं, इसलिए महामहिम को ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। समझ गया, मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा, निंग ने तुरंत कहा। हालांकि उसके मन में एक झटका सा लगा। तो अभी जब उसे अपने अवचेतन में ऐसा लगा जैसे कोई नजर उस पर ध्यान दे रही हो,
तो शायद वह उसके शाही महामहिम सम्राट ही थे। समय बीतता गया। निम के आदिम जुड़वां द्वारा अमर फ्लोटिक्लाउड के वध की खबर फैल गई और निम की ख्याति दिन ब दिन बढ़ती गई। शाही राजधानी में लगभग सभी का मानना था कि निम को दाव के बारे में बहुत गहरी समझ थी, कम से कम अमर फ्लोटिक्लाउड से कहीं ज्यादा, वरना अमर फ्लोटिक्लाउड की शक्ति के उच्च स्तर के बावजूद वह उससे इतना कैसे लड़ सकता था। स्टिलवाटर कमांड्री ब्लैक व्हाइट कॉलेज के एक निजी प्रशिक्षण कक्ष में तीसरी पीढ़ी के शिष्यों में सबसे प्रमुख स्लोपी दाओइस्ट पद्मासन में विराजमान थे। उन्होंने केवल पतलून पहनी हुई थी, ऊपरी शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। उनके ऊपरी शरीर की त्वचा वास्तव में रूनों से ढकी हुई थी जो कछुए के खोल जैसे दिखते थे और उनसे प्राचीनता की अनुभूति देने वाली शक्ति की लहरें निकल रही थीं। फुश, अचानक निजी प्रशिक्षण कक्ष में एक अतुलनीय रूप से विशाल कछुआ सांप का भ्रम प्रकट हुआ। इस कछुआ सांप ने लगभग पूरे प्रशिक्षण कक्ष को भर दिया और स्लोपी दाववादी उस भ्रामक कछुआ सांप की पीठ पर खड़ा हो गया। पूरा कछुआ सांप हिलने लगा और कछुए के सिर और सांप के सिर दोनों से गुर्राहट भरी दहाड़ें निकलने लगीं। स्लोपी दाओइस्ट के पूरे शरीर पर कछुए के खोल की एक परत सी दिखाई देने लगी, लेकिन उसकी आंखें सांप की आंखों जैसी थीं, जो देखने वालों के दिलों में दहशत भर देती थीं। उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से प्राचीन और शक्तिशाली थी। अरे, स्लोपी दाववादी ने अचानक भौहें चढ़ाईं। अपने अवचेतन में उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। यह अमर भाग्य का सम्मेलन, स्लोपी ताओवादी ने खुद से बुदबुदाया। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों है कि जब मैं काले कछुए, एक शुवानवु शब्द का शाब्दिक अर्थ काला योद्धा होता है, लेकिन चीनी पौराणिक कथाओं में इसे या तो 4 जानवरों में से काले कछुए, कछुआ सांप का नाम माना जाता है, या उस अमर का जिसका पालतू काला कछुआ है की दिव्य क्षमता का प्रशिक्षण ले रहा हूँ। तो मेरा अवचेतन मन भविष्यवाणी कर रहा है कि यह आगामी सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे यह मेरे लिए एक बड़ा मौका है। ये शक्तिशाली आह्वान इतना प्रबल था कि स्लोपी दाओइस्ट इसे दबाने में लगभग असमर्थ था। स्लोपी दाओइस्ट यह अच्छी तरह जानता था कि इस तरह की अवचेतन भावना पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह यह महसूस कर सकता है कि यह उसके लिए बहुत बड़ी भाग्यशाली घटना होने वाली है, तो उसे जाना ही होगा। मुझे दूसरों से लड़ना, झगड़ना और संघर्ष करना पसंद नहीं। मैं बस चुपचाप आराम करना और प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार मुझे अमर भाग्य के इस सम्मेलन में जाना ही पड़ेगा। लापरवाह दाववादी ने हल्के से सिर हिलाया। जो होना है वो होकर रहेगा। जो चीजें मेरी होनी है वो होंगी, जो चीजें मेरी नहीं होनी है उनके लिए जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस सम्मेलन में जरूर जाऊंगा और हमारी बड़ी दुनिया की इन प्रतिभाओं को परखूंगा। मैं अभी अभी अपनी काले कछुए वाली दिव्य क्षमता के दूसरे चक्र में पहुंचा हूँ। मैं आदिम स्तर तक पहुंचने की योजना बना रहा था, लेकिन अब लगता है कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अमर भाग्य के इस सम्मेलन के समाप्त होने के बाद मैं अपनी सफलता प्राप्त करूंगा। स्लोपी दाववादी ने अब इस विषय पर विचार नहीं किया और एक बार फिर प्रशिक्षण शुरू कर दिया। कछुआ सांप का विशाल प्रेत एक बार फिर पूरे प्रशिक्षण कक्ष में छा गया। वह लापरवाह दाववादी किसी प्राचीन आदिम राक्षस की तरह था। वह वहां चुपचाप ध्यान में बैठा था। विशाल डाकनॉर्थ सागर में एक अमर द्वीप था जिसे गोल्डक्रो द्वीप के नाम से जाना जाता था। इस द्वीप के स्वामी को अमर गोल्डक्रो कहा जाता था। वह वास्तव में एक शक्तिशाली शून्य स्तरीय पृथ्वी अमर था। हालांकि वह 1 सदी पहले ही शून्य स्तर तक पहुंचा था, फिर भी वह लंबे समय से प्रसिद्ध था। उसका वंश स्वर्ण कौवे के समान था और इसलिए हालांकि वह केवल शून्य स्तरीय पृथ्वी अमर था, फिर भी वह दिव्य अमरों के समान शक्तिशाली था। डाकनॉर्थ सागर में अनगिनत शक्तियां उससे दोस्ती करना चाहती थीं, लेकिन अमर गोल्डक्रो एकाकी था और अपनी मर्जी से काम लेता था। गोल्डन क्रोज वंश से होने के कारण और एक अजीबोगरीब स्वभाव और खूंखार व्यक्ति होने के कारण बहुत कम शक्तियां थीं जो उसका विरोध करने की हिम्मत कर पाती थीं। गोल्डक्रो द्वीप के भीतर स्वर्ण वस्त्र पहने अमर गोल्डक्रो एक भव्य महल के सामने बैठा दाव पर व्याख्यान दे रहा था। उसके सामने 6 युवक युवतियां श्रद्धापूर्वक सुन रहे थे। ये अमर गोल्डक्रो के 6 प्रमुख शिष्य थे। दाव की व्याख्या के दौरान 6 शिष्यों में सबसे बड़े एक मानव ने कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि ग्रैंड जिया राजवंश अमर भाग्य सम्मेलन आयोजित करने वाला है। आपका शिष्य जाना चाहता है। क्या मैं जा सकता हूँ? तुम अपनी शक्ति के बल पर अमर भाग्य के सम्मेलन में जाने की योजना बना रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? अमर गोल्डक्रो ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन जैसे ही उसके शब्द निकले उसका चेहरा अचानक बदल गया। पुस्तक 11 अध्याय 34 नायकों का जमावड़ा। अमर गोल्डक्रो को अपने अवचेतन मन से अपनी आत्मा की गहराई से आती एक शक्तिशाली पुकार का आभास हो रहा था। मुझे अचानक इतना शक्तिशाली पूर्वाभास क्यों हुआ? अमर गोल्डक्रो स्तब्ध रह गया। एक अमर साधक होने के नाते उसे अपने अवचेतन पूर्वाभासों पर बहुत भरोसा था। लगता है अमर भाग्य का ये सम्मेलन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, मानो यह मुझे इसमें शामिल होने के लिए बुला रहा हो। गुरुजी, आपका शिष्य इतना भी बुरा नहीं है। अगर मैं सचमुच इसे जीत नहीं पाया तो मैं तुरंत हार मान लूंगा। वरिष्ठ शिष्य ने दुखी होकर जल्दी से कहा, अमर भाग्य के इस सम्मेलन में इस विशाल जगत के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग एकत्रित होंगे। ऐसा अवसर शायद जीवन में एक ही बार आएगा। अमर गोल्डक्रो, जिसका मन भटक रहा था, तुरंत होश में आया। बस, अमर गोल्डक्रो ने भौहें चढ़ाते हुए हॉल के सामने बैठे हुए कहा, तुम्हारे पास जो थोड़ी बहुत प्रतिभा है, तुम्हें लगता है कि वह बुरी नहीं है। तुम हमेशा एक दूर द्वीप पर रहे हो और तुम्हारे अनुभव बहुत सही हैं।
तुमने केवल कॉन्क्लेव के बारे में सुना है, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली लोग वास्तव में कितने जबरदस्त होते हैं। ये स्वर्गीय खजाने पर्वत से पिछले कॉन्क्लेव के बारे में एक रिपोर्ट है, जाओ और इसे पढ़ो। बोलते हुए उसने अपने हाथ में एक किताब निकाली और उसे बाहर फेंक दिया। उसके वरिष्ठ शिष्य ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। बिना जरा सी भी योग्यता के कॉन्क्लेव में प्रवेश करना, तुम्हें हार मानने का मौका भी नहीं मिलेगा। अमर गोल्डक्रो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फुफकार, वह इंद्रधनुष में बदल गया और उनकी नजरों से ओझल हो गया। बड़े प्रशिक्षु भाई, तुमने गुरु को नाराज कर दिया। बड़े प्रशिक्षु भाई, मुझे भी इस किताब पर एक नजर डालने दीजिए। कॉन्क्लेव के प्रतिभागी कितने जबरदस्त हैं। बाकी कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई और कनिष्ठ प्रशिक्षु बहनें भी वहां जमा हो गए। जहां तक अमर गोल्डक्रो की बात है, वह अपनी अमर संपत्ति में पहुंच चुका था। इस अमर संपदा को छीना नहीं जा सकता था, लेकिन इसमें जबरदस्त शक्ति थी। एस्टेट के अंदर कोई और नहीं था। अमर गोल्डक्रो जल्दी से एक मंडप में घुस गया, जिसके अंदर एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति बैठा था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति और अमर गोल्डक्रो लगभग एक जैसे दिख रहे थे, बस अमर गोल्डक्रो का आभामंडल ज्यादा प्रबल और रक्तपिपासु था। लगता है मुझे ये पूर्वाभास इसलिए हुआ क्योंकि मेरा असली शरीर अभी भी वांशियांक के शिखर स्तर पर है। काले वस्त्रधारी आदमी खड़ा हो गया। हालांकि मुझे पहले ही एक बड़ा सौभाग्य मिल चुका है, लेकिन मेरे अवचेतन पूर्वाभास से ऐसा लगता है कि यह सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि मैं इस सम्मेलन में सचमुच स्वर्ग में उड़ान भर सकूं। अगर मैं बू यी एक दिव्य अमर बनना चाहता हूं, तो ऐसा लगता है कि मेरा मौका अमर भाग्य के इस सम्मेलन के माध्यम से आएगा। काले वस्त्र वाला आदमी अपने आप से बुदबुदाता रहा। वह एक मछुआरे का बेटा था। अपनी युवावस्था में वह अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने समुद्र में गया था, लेकिन एक भयंकर तूफान के कारण, लहरों के कारण जहाज पलट गया। वह बेहोश हो गया था और जब तक उसकी नींद खुली, उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह समुद्र की तलहटी में एक जागीर में पहुंच गया था। यह एक शक्तिशाली पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ी गई संपत्ति थी और यह कई साधना तकनीकों, कलाओं, दिव्य क्षमताओं और यहाँ तक कि कुछ उत्कृष्ट दृश्यावलोकन तकनीकों, जादुई खजानों और अनोखी वस्तुओं से भरी हुई थी। यहाँ तक कि संपत्ति में वर्षों से जमा हुआ द्रवीभूत तत्व भी था, जिससे कम से कम 5 लाख किलोग्राम का एक विशाल तालाब बन गया था। विभिन्न बहुमूल्य खजानों के बीच उसने एक सुनहरे कौवे का अंडा भी खोजा था। उसका युवा रूप उस संपत्ति में बस गया था और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। संभवतः वह अपने पिछले जन्म में भी एक साधक रहा होगा। उसकी आत्मा शुरू से ही सहज रूप से शक्तिशाली थी और सर्वोच्च दृश्यावलोकन तकनीकों की सहायता से जब उसका वास्तविक शरीर वांशियांक स्तर पर पहुंचा, तो उसने अपनी आत्मा को विभाजित कर दिया था और उसके आधे हिस्से का उपयोग स्वर्ण कौवे के अंडे पर कब्जा करने के लिए किया था। इसके बाद अंडा फूट गया था और स्वर्ण कौवे का जन्म हुआ था। इस सुनहरे कौवे का वंश अत्यंत शुद्ध था। 0 स्तर तक प्रशिक्षण के बाद ही वह मानव आकार में परिवर्तित होने में सक्षम हो पाया था। कई वर्षों तक बू यी ने विशाल डाकनॉर्थ सागर में भटकते हुए जीवन मरण के कई खतरों का सामना किया था। युवावस्था में अपने सौभाग्य से प्राप्त स्वर्ण कौवा आदिम जुड़वां शरीर की बदौलत वह उन खतरनाक परिस्थितियों पर विजय पाने और उनसे लाभ उठाने में सफल रहा था। अपने आदिम जुड़वां द्वारा 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों का अनुभव करने के बाद उसने 0 स्तरीय पृथ्वी अमर बनने का निश्चय किया था। अगली विपत्ति आने से पहले उसके पास 200 से भी ज्यादा वर्ष थे। बू यी के लिए ये समय पर्याप्त से भी अधिक था। हालांकि मेरे प्राइमल ट्विन का शरीर एक सुनहरे कौवे जैसा है और बेहद शक्तिशाली है। काले वस्त्र पहने बू यी ने अपना सिर हिलाया। लेकिन शरीर तो भूत प्रेत से ग्रस्त है। मैं एक इंसान हूँ, जबकि सुनहरे कौवे राक्षस होते हैं। हालांकि मेरे पास अंडा था, मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा 70% या 80% ही मिल पाया। 0 स्तर तक प्रशिक्षण शायद मेरी सीमा है। इस विपत्ति पर विजय पाकर दिव्य अमर बनना कोई उम्मीद ही नहीं है। सुनहरे कौवे का अंडा पाना उसके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। जब वह बहुत कमजोर और जवान था, तब उसने ये चुनाव करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। हालांकि प्रेतबाधा से प्राप्त एक आदिम जुड़वां पूरी तरह से एक साथ नहीं जुड़ पाता और दिव्य अमर बनना शुरू में मुश्किल होता। यहाँ तक कि अत्यंत शुद्ध स्वर्ण कौवा वंश वाले स्वर्ण कौवा देवपक्षी जैसे प्राणियों के लिए भी दिव्य क्लेश पर विजय पाना कठिन होता। वह जिसकी आत्मा और शरीर केवल 70% या 80% ही जुड़े थे, उसके लिए इस पर विजय पाने की लगभग कोई संभावना नहीं थी। वह ये बात अच्छी तरह जानता था। मैं महसूस कर सकता हूँ कि अमर भाग्य का ये सम्मेलन मेरे लिए एक अवसर है। मैं बू यी डाकनॉर्थ सागरों में घूमी हूँ और उन पर राज किया है। मेरा आदिम जुड़वां अमर गोल्डक्रो हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। इस बार अमर भाग्य के इस सम्मेलन में मेरा असली शरीर भी अपनी चमक दिखाएगा। काले वस्त्र पहने बू यी को जबरदस्त उत्सुकता महसूस हुई। 3 दिन बाद अमर गोल्डक्रो ने अपने शिष्यों को कठोर प्रशिक्षण का निर्देश देते हुए कहा कि वह कुछ समय के लिए भ्रमण पर जा रहे हैं और फिर चुपचाप शाही राजधानी की ओर चल पड़े। एक छोटा जहाज धुंध भरे बादलों के बीच से उड़ रहा था, जिसके ऊपर काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति कमल मुद्रा में बैठा था और उससे एक तेज तलवार काटने जैसी आभा निकल रही थी। अरे! काले वस्त्रधारी आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। पहले ध्यान करते समय उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन अमर भाग्य का सम्मेलन अचानक उसके मन में आ गया और जैसे ही वह आया, उसका अवचेतन मन उससे फुसफुसाने लगा। गुरु को विदा करने के बाद मैंने साहसिक कार्य और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रमुख लोगों की यात्रा शुरू कर दी। ग्रैंडजिया राजवंश का ये लोक पहले से ही मेरा 9वां प्रमुख लोक है। मुझे इस तथाकथित अमर भाग्य के सम्मेलन में बिल्कुल भी रुचि नहीं है।
आखिरकार मैंने बहुत पहले ही गुरु का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था, लेकिन अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मानो मुझे इसमें भाग लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं गया तो मैं कुछ खो दूंगा या कुछ खो दूंगा। काले वस्त्र वाला आदमी हैरान था, हालांकि उन्हें अपने अवचेतन मन की पूर्व सूचनाओं पर संदेह नहीं था। अगर ऐसा है तो मैं ग्रैंड जिया की शाही राजधानी की यात्रा करके अमर भाग्य के सम्मेलन में भाग ले सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस विशाल दुनिया के प्रतिभाशाली लोग कितने दुर्जेय हैं। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने इच्छा की और छोटे जहाज के चारों ओर की हवा झिलमिलाने लगी। फिर वह पूरी तरह से गायब हो गया। उसने शाही राजधानी की ओर सीधे जाने के लिए शून्य टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया था। ग्रैंड जिया के एक कमांडरी शहर के अंदर एक साधारण सा सराय। एक गंदी सी दिखने वाली युवती पूरी तरह नशे में थी और उसके बालों में थोड़ा सा भूसा भी था। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, और शराब, जल्दी और शराब। मिस, आपने अपना सारा पैसा पहले ही खर्च कर दिया है, शराबखाने के वेटर ने जल्दी से कहा। गंदी दिखने वाली युवती ने आंखें खोली। खत्म हो गई। सब सुनो, मैं तुम लोगों को अपनी मर्जी से मुझे मारने या लात मारने दूंगी। मैं जरा भी जवाब नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे शराब के लिए कुछ पैसे देने होंगे। ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस एक लौकी जितनी शराब ही काफी है। बस मुझे अपनी लौकी भर लेने दो, गंदी सी दिखने वाली युवती ने आवाज लगाई। मैं तुम्हें अपनी इच्छानुसार पीटूं। तुरंत ही एक नवागंतुक को जिज्ञासा हुई, हे, एक और बेचारा इसके झांसे में आने वाला है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वह लौकी नहीं भरेगी। कुछ नियमित मेहमान चुपके से आपस में कुछ बुदाबुदा रहे थे। वह मेहमान जो उसे मजाक में लात मारना चाहता था, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत खुद को रोक लिया। शराब का गिलास पकड़े उस गंदी युवती ने अपने चारों ओर देखा। कोई उसे मारने नहीं आया था। मैं तुम्हें अपनी मर्जी से मुझे मारने या लात मारने दूंगी। मैं कतई जवाब नहीं दूंगी, गंदी युवती ने चिल्लाकर कहा। उफ, लगता है मुझे फिर से जगह बदलनी पड़ेगी। मैं वैसे भी इतनी छोटी जगह में ज्यादा ठगी नहीं कर सकता। क्यों न मैं किसी बड़ी जगह चला जाऊं। मान लीजिए, शाही राजधानी, सबसे बड़ा शहर। युवती अचानक स्तब्ध रह गई। उसकी धुंधली, नशे में डूबी आंखें अचानक साफ हो गईं। अमर भाग्य का सम्मेलन, वह इससे एक शक्तिशाली आह्वान महसूस कर सकती थी। मूलतः जिस तरह से उसने अपने दाव को प्रशिक्षित किया था, उसके अनुसार उसे कॉन्क्लेव में भाग ही नहीं लेना चाहिए था। लेकिन उसका अवचेतन पूर्वाभास गलत नहीं हो सकता था। जैसे ही मेरे मन में शाही राजधानी जाने का विचार आया, मुझे तुरंत अमर भाग्य के सम्मेलन का एक प्रबल पूर्वाभास हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सचमुच वहां जाना ही होगा। शायद अमर भाग्य का ये सम्मेलन मुझे कष्टों पर विजय पाने और दिव्य अमर बनने में मददगार साबित होगा। मैं अब तक 9 बार पुनर्जन्म ले चुका हूँ। अगर मैं फिर से असफल हुआ तो सचमुच भविष्य के लिए मेरे पास कोई आशा नहीं बचेगी। फुफ, शराबी औरत अचानक शराबखाने से गायब हो गई। शराबखाने में मौजूद आम लोगों को तो कुछ भी पता नहीं चला, मानो ये युवती पहले कभी उनके बीच आई ही न हो। विशाल ग्रैंड जिया साम्राज्य में खुद को एकांत में रखने वाले कुछ अद्वितीय राक्षसों सहित, जो शुरू में कॉन्क्लेव में शामिल होने से कतराते थे, सभी ने अपने अवचेतन से एक आह्वान महसूस किया। उन सभी ने अपना मन बदल लिया और शाही राजधानी की ओर तेजी से बढ़ चले। शाही राजधानी, राजा यान की जागीर, जी निंग की अमर जागीर। उसके सामने एक झील थी और झील के ऊपर एक छोटा जहाज खड़ा था। निंग जहाज के बीच में लेटा हुआ था और उसे जहां चाहे वहां बहने दे रहा था। शायद इसलिए कि उसे सरपेंट विंग झील में नाव पर घूमने की आदत हो गई थी। जब निंग नाव में लेट जाता और उसे जहां चाहे वहां बहने देता, तो उसकी आत्मा असाधारण रूप से शांत और शून्य महसूस करती। गुप्त कलाओं पर विचार करने में भी यह अक्सर उसके लिए लाभदायक होता था। युवा स्वामी जी निंग, झील के किनारे खड़ी एक नौकरानी ने पुकारा। दूर खड़ी लकड़ी की नाव के अंदर से एक सुंदर, दुबला पतला, फर पहने युवक अचानक उठ खड़ा हुआ। एक ही कदम में वह नाव से गायब हो गया और फिर किनारे पर प्रकट हो गया। युवा स्वामी जी निंग, दासी ने आदरपूर्वक कहा। लोगों का एक समूह शाही संपत्ति पर है और आपसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलो। वे कौन हैं? निंग ने पूछा। वे कहते हैं कि वे आपके स्कूल के साथी शिष्य हैं, या ऐसा ही कुछ, नौकरानी ने कहा। निंग की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत हवा के झोंके में बदल गया और हवा में चीखता हुआ गायब हो गया। राजा यान की जागीर का मुख्य द्वार। तेज हवा का झोंका आया और निंग प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग। एक सफेद वस्त्रधारी युवक उत्साह से दौड़ता हुआ आया। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई नॉर्टसन। निंग को भी अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को देखकर असाधारण खुशी हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर जाने दिया। निंग ने बहुत पहले ही नॉर्टसन को एक सच्चे छोटे भाई के रूप में देखना शुरू कर दिया था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आप वाकई कमाल के हैं। आपने एक प्राइमल ट्विन पैदा किया और अमर फ्लोटिक्लाउड को भी मार डाला। नॉर्टसन बेहद उत्साहित था। जब मैं ब्लैक व्हाइट कॉलेज में था, तब मैंने ये खबर सुनी थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी। हा, आपने यंग फ्लेम नॉन्ग और उस फेंट गॉड को मार डाला, और फिर यंग फ्लेम कबीले द्वारा भेजे गए एक डेथस्वॉन को भी आपने मार डाला। हे, मुझे आश्चर्य है कि यंग फ्लेम कबीला इस समय कितना क्रोधित होगा। उम्मीद है वे अपने गुस्से से मर जाएंगे, निंग ने कहा। फिर उसने अपने सामने खड़े बाकी तीनों की तरफ देखा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वास्ट्रिव, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन यूवेई और सबसे बड़े प्रशिक्षु भाई। आप सब यहाँ क्यों आए हैं? उनके सामने खड़े व्यक्ति थे स्लोपी दाओइस्ट, यूवेई, वास्ट्रिवर और नॉर्टसन। यूवेई हंसते हुए बोले, मैं और हमारे सबसे बड़े प्रशिक्षु भाई दोनों इस कॉन्क्लेव में भाग ले रहे हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वास्ट्रिवर और कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई नॉर्टसन इसे देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं।
मुझे लगता है कि जब कॉन्क्लेव वास्तव में शुरू होगा तो ब्लैक व्हाइट कॉलेज के कई अन्य शिष्य भी इसे देखने आएंगे। आखिरकार वास्तविक प्रतिभागियों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन दर्शक जरूर मौजूद रहेंगे। बड़े शिष्य भाई, आप भी आ रहे हैं? नीम को आश्चर्य हुआ। जब उसने यूएई और अन्य लोगों से कॉन्क्लेव के बारे में बात की थी तो ऐसा लग रहा था कि ब्लैक व्हाइट कॉलेज का एकमात्र सदस्य यूएई ही इसमें शामिल होगा, बाकी लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। और तीसरी पीढ़ी के शिष्यों के नेता स्लोपी दाओवादी भी इसमें शामिल होने की योजना नहीं बना रहे थे। जो होना चाहिए वह होगा, स्लोपी दाओइस्ट ने हंसते हुए कहा। इस बार हमारे श्वेत कॉलेज से अमर नियति सम्मेलन में कुल 3 प्रतिभागी होंगे, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन यूवेई, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिनेंग और सबसे बड़े प्रशिक्षु भाई। हमारा श्वेत कॉलेज जरूर प्रसिद्ध होगा। नॉर्टसन उत्सुकता से भर गया। पुस्तक 11 अध्याय 35 स्नोड्रैगन पर्वत के अंतिम दिन। युची शियुए को भी पता था कि जिनिंग के साथी शिष्य आ चुके हैं और उसने उनके लिए एक विशेष भोज का आयोजन किया जिसमें ब्लैक व्हाइट कॉलेज के शिष्यों को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसी दिन दूर स्टिलवाटर कमांड्री में फूलों से सजे सुनहरे टैटू से ढका एक विशाल युद्धपोत हवा में गर्जना कर रहा था और अपने पीछे ऊर्जा की लहरें छोड़ रहा था। युद्धपोत पर सुनहरे शाही सैनिकों का एक बड़ा घनी भीड़ वाला समूह था। देख पर शाही रक्षक दल के 9 काले कवचधारी कप्तान भी थे, जिनमें से प्रत्येक से अथाह शक्तिशाली आभा निकल रही थी। स्नोड्रैगन पर्वत आगे है, एक काले वर्दीधारी आदमी ने हंसते हुए कहा। आपको कष्ट देने के लिए क्षमा करें, साथ ही दाववादी स्काईफॉल। 9 स्वर्णिम शाही कप्तानों में से एक ने कहा। यह एक छोटी सी बात है नॉर्थमोस्ट स्काईफॉल, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मामले को सुलझाने में राजा यान की मदद कर पा रहा हूँ। स्काईफॉल ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, लेकिन मन ही मन उसने आह भरी। ओह स्नोड्रैगन पर्वत, तुम राजा यान को नाराज करने की इतनी मूर्खता कैसे कर सकते हो? हालांकि अतीत में राजा यान बहुत मुश्किलों में थे, फिर भी वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें तुम्हारा छोटा सा स्नोड्रैगन पर्वत संप्रदाय नाराज कर सके। इस बार राजा यान ने गोल्डन इंपीरियल्स की 9 पूरी टुकड़ियां भेज दी हैं। ऐसा लगता है जैसे वह सचमुच स्नोड्रैगन पर्वत से नफरत करता है। मुझे आश्चर्य है कि स्नोड्रैगन पर्वत ने अतीत में उसके साथ क्या किया था। युची स्नोर, युची माउंट, उनकी मृत्यु मुख्यतः डोंग सेवन के कारण हुई थी। निंग और शियुए स्वाभाविक रूप से उस आदमी से बेहद नफरत करते थे। राजा यान अपनी पोती की भावनाओं को समझता था, इसलिए उसने तुरंत गोल्डन इंपीरियल के 9 दस्तों को स्टिलवाटर कमांड्री की ओर बढ़ने का आदेश दिया। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे सबसे पहले स्टिलवाटर कमांड्री के नॉर्थमोस्ट कबीले को निम्नलिखित बातें बताएं। अतीत में जब हमारे शाही महामहिम दुनिया भर में भ्रमण कर रहे थे तो उनके और स्नोड्रैगन पर्वत के बीच एक झगड़ा हुआ था। आज हम स्नोड्रैगन पर्वत का विनाश करने आए हैं। हम नॉर्थमोस्ट कबीले से इसकी अनुमति मांगना चाहते हैं। नॉर्थमोस्ट कबीले का जवाब, स्नोड्रैगन पर्वत का विनाश, एक छोटा सा कबीला जिसमें एक भी अमर या अमर पृथ्वी नहीं थी। नॉर्थमोस्ट कबीले को स्वाभाविक रूप से इस बात की परवाह नहीं थी। इसके अलावा राजा यान ने पहले ही लोगों को भेजकर उन्हें सूचित करके कितनी कूटनीतिक भूमिका निभाई थी। ये देखते हुए नॉर्थमोस्ट कबीले ने तुरंत नॉर्थमोस्ट स्काईफॉल को खुद आगे बढ़कर इन स्वर्ण साम्राज्यों को सीधे स्नोड्रैगन पर्वत की ओर ले जाने की व्यवस्था की। हम यहाँ हैं। स्काईफॉल ने उनके नीचे के क्षेत्र की ओर इशारा किया। बादलों के पार एक लंबी घुमावदार पर्वत श्रृंखला धुंधली सी दिखाई दे रही थी, जिसके बीच 3 विशेष रूप से प्रभावशाली और ऊंची पर्वत चोटियां थीं जो बाकी 3 पर्वतों से कहीं ज्यादा ऊंची थीं। स्नोड्रैगन पर्वत। 9 इंपीरियल गार्ड कप्तानों ने बेस की ओर देखा। सभी ने थोड़ा सा सिर हिलाया। एक कप्तान ने कहा, पहले डोंग सेवन को पकड़ो, फिर स्नोड्रैगन पर्वत को नष्ट करो। धमाका। युद्धपोत तुरंत नीचे की ओर उड़ गया, असीम शक्ति और सामर्थ्य के साथ, और सीधे स्नोड्रैगन पर्वत के मुख्यालय के ऊपर के क्षेत्र की ओर बढ़ गया। इससे स्नोड्रैगन पर्वत में एक जोरदार झटका लगा। भला कौन अपने युद्धपोत को सीधे स्कूल के ऊपर रोकने की हिम्मत कर सकता था? ये बहुत ही अहंकारी था। मुझे आश्चर्य है कि स्नोड्रैगन पर्वत पर कौन सा साथी ताओवादी आ पहुंचा है। धमाका धमाका धमाका। 3 आकृतियां आसमान में उड़ी। वे स्नोड्रैगन पर्वत के 3 आदिम ताओवादी थे। ताओवादी स्नोप्लम, ताओवादी कोल्सन और ताओवादी ब्लैक ड्रैगन। ऊपर की ओर उड़ते ही उनकी निगाहें तुरंत ही उन आकर्षक सुनहरे कवचधारी सैनिकों पर टिक गईं। सैनिकों से निकलती भयानक भव्यता और शक्ति की आभा देखकर उनके दिल दहल गए। हालांकि काली वर्दी वाले नॉर्थमोस्ट स्काईफॉल को देखकर दाओवादी ब्लैक ड्रैगन ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ स्काईफॉल, आप हमारे स्नोड्रैगन पर्वत पर क्यों आए हैं? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लीजिए, हम सीधे आपके पास आ जाएंगे। आपको खुद आने की कोई जरूरत नहीं है। वरिष्ठ स्काईफॉल, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप स्नोड्रैगन पर्वत पर क्यों आए हैं? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताएं, हम उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। दाओवादी कोल्सन ने भी जल्दी से कहा। तीनों आदिम दाओवादी अत्यंत विनम्र थे। सज्जन ओ, स्काईफॉल ने 9 इंपीरियल गार्ड कप्तानों को देखा। वे सभी 9 लूज इमॉर्टल्स थे। उसे ढूंढ लिया। एक कैप्टन की आंखें चमक उठीं। वाह! वह एक कदम आगे बढ़ा, फिर अपने मूल स्थान से गायब हो गया और स्नोड्रैगन पर्वत मुख्यालय के अंदर फिर से प्रकट हुआ। पलक झपकते ही वह अचानक एक सफेद वस्त्रधारी युवक को साथ लेकर वापस उड़ गया। सफेद वस्त्रधारी युवक का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर भयंकर भय से कांप रहा था। डोंग सेवन। दाओवादी कोल्सन ने आश्चर्य से पुकारा, दादाजी, दादाजी। सफेद वस्त्रधारी युवक बुरी तरह डर गया। उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, मेरा जिफू नष्ट हो गया, मेरा जिफू नष्ट हो गया।
ताओवादी कोल्सन का चेहरा तुरंत बदल गया। अब क्रोध की एक झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने उसे दबा दिया और गुस्से से बोला, वरिष्ठ स्काईफॉल, ये सब क्या है? आप स्नोड्रैगन पर्वत के शिष्यों को पकड़ने के लिए लोगों को यहाँ क्यों लाए हैं? अगर स्नोड्रैगन पर्वत ने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है तो हमें बताइए। जो सजा के हकदार हैं उन्हें सजा मिलेगी। स्नोड्रैगन पर्वत आपको जरूर संतोषजनक जवाब देगा। ये मेरे आदमी नहीं है। नॉर्थमोस्ट स्काईफॉल ने सिर हिलाया। सचमुच तुम्हारी कोई दूरदर्शिता नहीं है ना? तुम तो ग्रैंड जिया की शाही राजधानी गोल्डन इंपीरियल्स के सबसे दुर्जेय सैनिकों को भी नहीं पहचान पा रहे हो। गोल्डन इंपीरियल्स, दाओवादी कोल्सन, ब्लैक ड्रैगन और स्नोप्लम सभी चौंक गए। शाही रक्षक स्टिलवाटर कमांड्री में भी स्नोड्रैगन माउंटेन एक बहुत ही साधारण संप्रदाय था जो काफी दूर स्थित था और जिसके नाम पर एक भी लूज इमोर्टल या अर्थ इमोर्टल नहीं था। स्वाभाविक रूप से वे दूर स्थित शाही राजधानी के बारे में बहुत कम जानते थे। हालांकि दाओवादी ब्लैक ड्रैगन कभी कभार शाही राजधानी का दौरा करता था। उसने कभी किसी शाही रक्षक को नहीं देखा था। गार्ड के कुलीन गोल्डन इंपीरियल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब उन्होंने सैनिकों के सुनहरे कवच देखे तो उन्होंने उन्हें स्टिलवाटर के नॉर्थमोस्ट कबीले के सैनिक समझ लिया था। जनरलों, दाओवादी ब्लैक ड्रैगन ने जल्दी से कहा, यदि स्नोड्रैगन माउंटेन ने किसी तरह से आक्रामक व्यवहार किया है तो कृपया हमें बताएं। ताओवादी कोल्सन और ताओवादी स्नोप्लूम भी भयभीत और बेचैन थे। हमें डोंग सेवन को पकड़ने और स्नोड्रैगन माउंटेन को नष्ट करने का आदेश मिला है, एक कप्तान ने ठंडे स्वर में कहा। डोंग सेवन को पकड़ो, स्नोड्रैगन पर्वत का सफाया करो। दाओवादी ब्लैक ड्रैगन और बाकी दोनों को ऐसा लगा जैसे साफ आसमान से अचानक बिजली गिर पड़ी हो। दोनों स्तब्ध रह गए। उनके स्कूल को मिटा दो, हे भगवान। उनका स्कूल बहुत लंबे समय से चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। फिर अचानक गोल्डन इंपीरियल उन्हें खत्म करने क्यों आ गए? कोल्सन, दाओवादी ब्लैक ड्रैगन बंदी डोंग सेवन को देखते ही तुरंत समझ गया कि माजरा क्या है। उसने पास खड़े दाओवादी कोल्सन को घूरा, फिर गुस्से से गरजा, ये सब तुम्हारा ही दोष है। तुमने डोंग सेवन को लाड़ प्यार से पाला है। डोंग सेवन ने बाहरी दुनिया में अनगिनत लोगों को नुकसान पहुंचाया है, यहाँ तक कि हमारे अपने स्कूल में भी उसने हमारी कई महिला शिष्यों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन तुमने हमेशा उसकी रक्षा की है। डोंग सेवन ने किसी समय किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज किया होगा, जिसकी वजह से अब हमारे स्नोड्रैगन पर्वत का पूरी तरह से विनाश हो रहा है। दाओवादी कोल्सन का चेहरा भी अब पूरी तरह राख जैसा हो गया था। दाओवादी स्नोप्लम ने विनती की, सब लोग, आप डोंग सेवन को अपनी इच्छानुसार सजा दे सकते हैं। आप स्नोड्रैगन पर्वत से भी अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकते हैं। बस कृपया हमें कोई रास्ता बता दीजिए। सब लोग, डोंग सेवन को पकड़ने वाला कप्तान भावशून्य होकर बोला। चलो करते हैं। यह आदेश मिलते ही गोल्डन इंपीरियल्स के दस्ते तुरंत युद्धपोत से बाहर उड़ने लगे। गठबंधन करो, पर्वत की रक्षा करो। दाओवादी ब्लैक ड्रैगन ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई और उसकी आवाज हर एक शिष्य के कानों में गूंज उठी। सील्स, स्नोड्रैगन स्काईसोअर संरचना। स्नोड्रैगन पर्वत के पिछली पीढ़ियों के विशेषज्ञों द्वारा रचित प्रत्येक संरचना और प्रतिबंधात्मक मंत्र तुरंत सक्रिय हो गए। एक के बाद एक सील तुरंत प्रकट हुई, हवा में मंडराती रहीं। बादल और धुंध छा गई। एक के बाद एक बर्फीले सफेद ड्रैगन भी प्रकट होने लगे, जो पहाड़ों के ऊपर आसमान में उड़ते और बुनते हुए दिखाई देने लगे। जब कोई समूह अपनी सारी संचित शक्तियों को एक साथ प्रकट करता तो एक विमुक्त अमर के लिए भी उस समूह को भेदना मुश्किल हो जाता। गड़गड़ाहट। एक के बाद एक दिव्य स्वर्णिम ड्रैगन आकाश में प्रकट होने लगे। कुल 8 दिव्य स्वर्णिम ड्रैगन थे, जिनमें से प्रत्येक कुंडलित था और लगभग 10,000 किलोमीटर लंबा था और एक भव्य उपस्थिति प्रकट कर रहा था। ये सच था कि साधारण लूज इमोर्टल्स के लिए स्नोड्रैगन पर्वत के मुख्यालय को भेदना मुश्किल होता, लेकिन गोल्डन इंपीरियल्स की एक टुकड़ी में एक लूज इमोर्टल शामिल था, जिसके कमांडर 49 आदिम दाओवादी थे और सभी दाव कवच पहने हुए थे और जो मिलकर एक दिव्य ड्रैगन का रूप धारण कर लेते थे। उनकी शक्ति कम से कम 10 साधारण लूज इमोर्टल्स के बराबर थी। और यहाँ 9 दस्ते थे। गड़गड़ाहट। सुनहरे ड्रैगन आकाश में कुंडली मारकर तड़प रहे थे। किसी एक पूंछ के हल्के से थपथपाने से सभी सील फटकर चटक गईं, मानो साबुन के बुलबुले हों। डोंग सेवन को पकड़ने वाला कप्तान ऊपर से बस देख रहा था। बाकी 8 दस्तों की बात करें तो वे सभी सुनहरे ड्रैगन में बदल गए थे और नीचे स्नोड्रैगन पर्वत पर हमले कर रहे थे अपनी पूरी ताकत के साथ। उन्होंने हर एक भव्य सीलिंग संरचना को तहस नहस कर दिया और उन तथाकथित विस्मयकारी संरचनाओं की बात, हर एक दिव्य ड्रैगन 10,000 किलोमीटर लंबा था। उनकी एक भी हिलती हुई हरकत से पूरी संरचनाएं बिखर जाती थीं। ये ताओवादी कोल्सन ने अपने शिष्यों को एक विशाल स्नोड्रैगन का रूप धारण करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन दिव्य सुनहरे ड्रैगन की शक्ति और सामर्थ्य देखकर वह इतना भयभीत हो गया कि उसे रोकने की भी हिम्मत नहीं हुई। वह एक आदिम दाओवादी था जो वांशियांग सिद्धों और जिफू शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए एक स्नोड्रैगन बना रहा था, और उसे एक ऐसे दिव्य ड्रैगन से लड़ना था जिसे एक लूज इमोर्टल ने बनाया था और जो 49 आदिम दाओवादियों का नेतृत्व कर रहा था। वे पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर थे। शक्ति में अंतर बहुत ज्यादा था। ओह डोंग सेवन, तुमने आखिर किसका अपमान किया? दाओवादी कोल्सन को क्रोध और निराशा दोनों महसूस हुए। ये खत्म हो गया। ताओवादी स्नोप्लम ने अपने शिष्यों को रोकने के लिए नेतृत्व किया, लेकिन पहली ही झड़प में उसके आधे से ज्यादा शिष्य मारे गए और स्नोड्रैगन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ताओवादी स्नोप्लम के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। स्नोड्रैगन पर्वत खत्म हो गया है। धिक्कार है हमें कि हमने संप्रदाय के नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया।
हमारे शिष्यों ने हर जगह नुकसान पहुंचाया है और अंत में उन्होंने एक शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया। धमाका। दाववादी स्नोप्लम तुरंत फट गया, जिससे तात्विकी का एक विशाल तूफान पैदा हो गया। उसने आत्मा विस्फोट का विकल्प चुना था। इस तरह कम से कम उसकी आत्मा पुनर्जन्म ले सकेगी। दाववादी स्नोप्लूम ने आत्मा विस्फोट किया। दाववादी कोल्सन मारा गया। दाववादी ब्लैक ड्रैगन मारा गया। स्नो ड्रैगन पर्वत की हर एक चोटी उलट गई। 10,000 किलोमीटर लंबे इन 8 दिव्य ड्रैगन की राजसी शक्ति के प्रभाव में कुछ हिस्से कुचलकर झील का तल बन गए, जबकि कुछ हिस्से समतल होकर मैदान बन गए। संक्षेप में, अब एक भी सच्चा पर्वत दिखाई नहीं दे रहा था। यह डोंग सेवन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। साथ ही दाववादी स्काईफॉल, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। अब हम सीधे शाही राजधानी की ओर चलेंगे। ये तो छोटी सी बात थी। स्नो ड्रैगन पर्वत ने राजा यान को नाराज कर दिया। उन्होंने अपने लिए विनाश को न्योता दिया। वे अपने अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते। तो फिर हम अब चलेंगे। कृपया ऐसा करो, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। गोल्डन इंपीरियल्स के समूह ने तुरंत डोंग सेवन को अपने युद्धपोत पर ले जाकर प्रस्थान किया। नॉर्थमोस्ट स्काईफॉल की बात करें तो वह पूर्व स्नो ड्रैगन पर्वतों को देखता रहा, जो अब झीलों और मैदानों में तब्दील हो चुके थे। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस तरह का एक छोटा सा संप्रदाय, वे अपने नियमों में सख्त नहीं थे और उनके शिष्यों ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। इस स्कूल का कर्म भाग्य स्वाभाविक रूप से गिरता रहेगा, जब तक कि अंततः एक दिन प्रलय आना जाए। ये कितना हास्यास्पद है। यहाँ तक कि ग्रैंड जिया के शाही कबीले ने भी रिंग ड्रैगन गार्ड का गठन किया और उन्हें पापियों को पकड़ने और उनकी किस्मत सुधारने के लिए भेजा। लेकिन इस तरह का एक छोटा सा संप्रदाय वास्तव में इतनी बेकाबू होकर काम करता है। फुश। नॉर्थमोस्ट स्काईफॉल हवा में गायब हो गया, दूर टेलीपोर्ट हो गया। ग्रैंड जिया की शाही राजधानी। राजा यान की संपत्ति। बर्फ अभी नीचे की ओर बह रही थी, क्योंकि गोल्डन इंपीरियल्स का एक समूह राजा यान की संपत्ति में प्रवेश कर गया था। भाइयों, थोड़ा आराम करो, लेकिन उस डोंग सेवन पर नजर रखना। मैं अभी राजकुमारी को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, एक कप्तान ने कहा, फिर तुरंत उससे मिलने चला गया। एक विशाल हॉल में यहाँ एक भोज की तैयारी की गई थी। निंग और शियू नॉर्थसन और अन्य लोगों के साथ थे, बर्फ देखते हुए, साथ में खाना खाते और बातें करते हुए। राजकुमारी को रिपोर्ट करते हुए कप्तान ने सम्मानपूर्वक कहा, हमने उसे पकड़ लिया है। निंग और जियू दोनों ने कप्तान की तरफ देखा और देखते ही दोनों की सांसें थम सी गईं। हमने उसे पकड़ लिया है। ये शब्द सुनकर दोनों खुद को खड़े होने से नहीं रोक पाए। सब लोग, जी निंग और मुझे कुछ काम है, हम थोड़ी देर में लौटेंगे, यूची जियुए ने तुरंत कहा। पुस्तक 11, अध्याय 36, महान जिया सम्राट। एक अंधेरा, उदास कमरा। इस कमरे में सजा देने के कई उपकरण रखे हुए थे। बीच में एक सजा देने वाली रैक थी, जिसके ऊपर एक डरा हुआ, दयनीय दिखने वाला सफेद वस्त्र पहने युवक बंधा हुआ था। ये डोंग सेवन ने दंड उपकरणों को घूरा, उसका चेहरा पूरी तरह से राख हो गया था। कौन है? मैंने आखिर किसका अपमान किया? डोंग सेवन पूरी तरह से भयभीत हो गया। उन्होंने तो स्नो ड्रैगन पर्वत का ही नाश कर दिया। उसका पहले वाला अहंकारी व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया था और उसके पीछे सिर्फ दहशत ही रह गई थी। कमरे के कोने में खड़े सिपाही चुपचाप देखते रहे। अचानक गड़गड़ाहट, पत्थर का दरवाजा खुला और एक औरत एक फर पहने युवक के साथ अंदर आई। इससे डोंग सेवन और भी बेचैन हो गया। वह उन दोनों को बिल्कुल नहीं पहचान पाया। राजकुमारी, पहरे पर तैनात सिपाही ने आदरपूर्वक पुकारा। आप जा सकते हैं, यूची जियुए ने निर्देश दिया। हाँ। सिपाही तुरंत चला गया और पत्थर का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। यूची शियुए और जी निंग दोनों ही रैक के ऊपर बंधे उस डरे हुए, दयनीय आदमी को घूर रहे थे। इन दोनों चचेरे भाइयों ने बहुत पहले डोंग सेवन से जुड़ी खुफिया रिपोर्टों को बार बार पढ़ा था। उसका रूप दोनों के दिलों में गहराई से बस गया था। डोंग सेवन। निंग की आंखों में ठंडक फैल गई। तुम ही थे जिसने मेरे परिवार को तबाह किया, मेरे पिता को मारा और मेरी माँ को भी अवसाद से मरने दिया। जियू की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने एक बड़ा करछुल उठाया, जिसमें उबलता हुआ गर्म चांदी का तरल भरा था, और उसे डोंग सेवन की ओर उछाल दिया। क्रैकल। धधकते चांदी जैसे तरल पदार्थ डोंग सेवन के शरीर पर छलक पड़े। डोंग सेवन ने तुरंत एक करुण विलाप किया और उसकी गर्दन खींच गई। उसकी पीड़ा भरी चीखें गूंज उठीं। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। जब वह कुछ हद तक होश में आया तो वह दयनीय स्वर में चिल्लाया, दया करो, दया करो। निंग की आंखें भी लाल थीं। सब कुछ इस मनमौजी, भोग विलास में डूबे हुए आवारा आदमी का नतीजा था। ये घिनौना इंसान, यह नीच प्राणी, जिसे वह, जी निंग, अब सिर्फ नीची नजर से देखता था। लेकिन इसी घिनौने प्राणी ने निंग के माता पिता और उसके चचेरे भाई के माता पिता दोनों को ही कम उम्र में मौत के घाट उतार दिया था। परिवार हत्या का झगड़ा। वह इस आदमी के साथ एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकता था। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दया करो। डोंग भी बुरी तरह चिल्लाया। दर्द हो रहा है। निंग ने एक जलते हुए लोहे जैसा जादुई खजाना उठाया और पास आ गया। ये तो बस शुरुआत थी। डोंग सेवन, इतनी जल्दी मत करो, धीरे धीरे इसका आनंद लो। नहीं 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 नहीं। डोंग सेवन का दिल कांप उठा। वह एक बार फिर बुरी तरह चीखने लगा, लेकिन उस सजा कक्ष में सुरक्षा घेरे बने हुए थे और बाहर कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। निंग ने इस दागने वाले लोहे जैसे जादुई खजाने को गर्म किया और उसमें अपनी मौलिक शक्ति भर दी। जैसे ही उसने उसे डोंग सेवन के जर्जर शरीर पर दबाया, एक चटकने की आवाज सुनाई दी।
धुआं और भाप उठी। दागने वाले लोहे को हटाने के बाद उसने देखा कि डोंग सेवन की त्वचा पर अब एक ज्वाला का चित्र अंकित हो गया था, एक ऐसी ज्वाला जिसने चुपचाप प्राकृतिक दुनिया की शक्ति को सक्रिय कर दिया। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। डोंग सेवन का पूरा शरीर कांप रहा था। उस ब्रांड के चित्र ने मानो उसके पूरे शरीर को जला दिया हो और बार बार जलकर मरने का यह एहसास उसे मानसिक रूप से लगभग ध्वस्त कर रहा था। पास खड़े शियुए ने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, ये सब ग्रैंड जिया के शाही कुल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दंड के साधन हैं। तुमने अभी तक केवल 2 प्रकार के दंडों का ही स्वाद चखा है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैंने कई बेहतरीन स्पिरिट गोलियां तैयार की हैं। मैं तुम्हें बार बार ठीक करूंगा और ग्रैंड जिया राजवंश द्वारा दी जाने वाली 10,000 से ज्यादा शारीरिक दंडों का स्वाद चखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दर्द क्या होता है, पछतावा क्या होता है। डोंग सेवन ये सुनकर लगभग टूट गया। 10,000 तरह की सजाएं, पहले 2 ने तो उसे लगभग पागल ही कर दिया था। आखिर मैंने तुम दोनों को कैसे नाराज कर दिया? मैंने क्या किया? जरूर तुम्हारे पास गलत इंसान है। डोंग सेवन अब लगभग रोने ही वाला था। गड़गड़ाहट। पत्थर का दरवाजा एक बार फिर धक्का देकर खोला गया। बाहर से एक बड़ा बर्फीला सफेद कुत्ता आया हुआ था। पत्थर का दरवाजा फिर बंद हो गया। क्या तुम अब भी मुझे पहचानते हो? व्हाइट वाटर हाउंड की आंखों में बर्बरता थी जब वह डोंग सेवन को घूर रहा था। व्हाइट वाटर हाउंड। डोंग सेवन स्तब्ध रह गया। उसकी यादों में दशकों पुराना एक दृश्य फिर से घूमने लगा। एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी और एक प्रेमी जोड़ा। पत्नी गर्भवती थी और सचमुच खूबसूरत थी, एक दुर्लभ और महान आभा लिए हुए। उसकी गर्भावस्था ने उसके आकर्षण में एक अजीब सा रहस्य भर दिया था और डोंग सेवन अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित हो गया था और इसलिए उन्होंने यू डोंग और शुई यी को अपनी चाल चलने का आदेश दिया। अब तुम्हें याद है? निंग ने ठंडे स्वर में कहा, उस समय वो जोड़ा, वो मेरे माँ बाप थे। उस समय तुम्हारे ग्रुप ने जिसे मारा था वो मेरे पिता थे। जियू का पागलपन और भी गहरा होने लगा। बचपन में उसके पिता उस पर बहुत लाड़ प्यार करते थे। उनके चौड़े पहाड़ जैसे कंधे, उनकी जोरदार हंसी, उनके सपनों में बार बार आना, वह उसके सबसे प्रिय पिता थे और वह उसके दयालु और सज्जन व्यक्ति थे। निंग और जियू दोनों ने डोंग सेवन को घूर कर देखा। डोंग सेवन को अपने दिल की गहराइयों में ठंडक महसूस हुई। यह आप ही थे जिन्होंने शुई यी और यू डोंग को मारा था? डोंग सेवन ने कांपते हुए कहा। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। और अब तुम्हारा समय आ गया है मुख्य भड़काने वाले का। मेरा चचेरा भाई बहुत ही सज्जन था। उसने बस उन दोनों को पीड़ा देने के लिए हार्ट बर्नर आर्ट का इस्तेमाल किया। जियू अपने दांत पीस रही थी। वे दोनों मर गए तो बस। लेकिन तुम मुख्य अपराधी, मैं तुम्हें ग्रैंड जिया द्वारा दी जाने वाली 10,000 से ज्यादा सजाओं का स्वाद चखाने वाली हूँ। जब तुम्हारे मरने का समय आएगा तो मैं तुम्हारी आत्मा को निराशा की भट्टी में भस्म कर दूंगी। मैं हजारों सालों तक हर दिन और हर रात तुम्हारी आत्मा को यातनाएं दूंगी। डोंग सेवन की निगाहें सुनते ही सुन्न हो गईं। निंग ने अपने पास बैठे अपने चचेरे भाई को देखा। हालांकि उसे भी उससे जबरदस्त नफरत थी और वह इस आदमी की आत्मा को भी तड़पाकर चकनाचूर कर देना चाहता था। अपने चचेरे भाई की तुलना में वह बहुत दूर था। चचेरे भाई, उसकी आत्मा को 10 दिन और 10 रात तक तड़पाना ही काफी है। निंग ने लाल आंखों से मन ही मन कहा, इस बेकार चीज की खातिर तुम्हें हजारों सालों तक अपनी आत्मा को नफरत में डुबोए रखने की कोई जरूरत नहीं है। डोंग सेवन को हजारों सालों तक प्रताड़ित करने का मतलब ये भी था कि यूची जियुए हजारों सालों तक नफरत में डूबी रहेगी। दूसरों को प्रताड़ित करना भी एक तरह से खुद को प्रताड़ित करना ही था। मेरी नफरत के बीज गहरे हैं छोटे भाई, मेरी चिंता मत करो। जियू की नजर पागलपन से टेढ़ी हो गई थी। निंग जैसे जैसे बड़ा हुआ उसे 10 साल से ज्यादा समय तक उसके माता पिता ने शिक्षा दी। फिर अमर डायनकाई ने भी। उसका एक अच्छा दोस्त म्यू नॉर्टसन भी था। इस तरह निंग का अंतर्मन कभी विकृत नहीं हुआ। हालांकि जियू की बात करें तो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह अकेली रही और बहुत कष्ट सहे। वह अपने कष्टों के दिनों के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने नाना द्वारा ग्रैंड जिया की शाही राजधानी में वापस लाए जाने के बाद भी वह बिल्कुल अकेली रही। केवल अपने चचेरे भाई के सामने ही उसका दिल थोड़ा गर्म महसूस करता था। डोंग सेवन की दर्दनाक मौत हो गई। 3 महीने तक यातनाएं सहने और मरने के बाद उसकी आत्मा सचमुच निराशा की भट्टी में खींच ली गई और 1 महीने से भी ज्यादा समय तक तड़पती रही। आखिरकार राजा यान ने ही हस्तक्षेप किया। हालांकि राजकुमारी शियुई हर समय निराशा की भट्टी अपने पास रखती थी और हालांकि कोई भी साधारण व्यक्ति जादुई खजाने वाली आत्मा को नहीं मार सकता था, राजा यान कर सकता था। उसने डोंग सेवन की आत्मा को नष्ट कर दिया। जी निंग, शियुए के साथ ज्यादा समय बिताओ। उसने लगभग आधे साल से अपनी नफरत का इजहार किया है। अब उसका काम लगभग पूरा हो जाना चाहिए। अगर वह इसी तरह चलती रही तो वह पूरी तरह से पागलपन में खो जाएगी। उसके साथ ज्यादा समय बिताओ, इससे उसे धीरे धीरे नफरत की गिरफ्त से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। राजा यान ने इस बारे में निंग से व्यक्तिगत रूप से बात की और निंग ने स्वाभाविक रूप से ये शब्द याद कर लिए। गहरी शरद ऋतु। शाही राजधानी के ऊपर आकाश के सबसे गहरे कोने में एक धुंधला धूसर शून्य था। फुसफुसा। वह धुंधला धूसर शून्य अचानक फट गया और एक विशाल गलियारा प्रकट हुआ जो धुंधले सुनहरे प्रकाश से भरा हुआ था। बड़ी संख्या में काले सैनिक स्तंभों में उड़ते हुए बाहर निकले और उनके पीछे काले कवचधारी योद्धाओं का एक समूह दिव्य घोड़ों पर सवार था। सवारों के पीछे एक विशाल कुंडलित काला अजगर था जिसकी अतुलनीय शक्तिशाली आभा आकाश में व्याप्त थी। वह एक विशाल अमर रथ खींच रहा था जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी।
अमर रथ से सुनहरे दीपक लटक रहे थे और उसके ऊपर एक काले वस्त्रधारी पुरुष बैठा था। काले वस्त्र पहने इस आदमी का चेहरा सादा और विनम्र था, हालांकि उसकी आंखों में मानो बिजली सी गड़गड़ाहट थी। उसकी नजर जहां भी जाती दुनिया मानो मानो दो फाड़ होने को तैयार हो जाती। उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा से आसपास के सैनिकों के हृदय में कांपते हुए पूर्ण समर्पण का भाव उत्पन्न हो गया। इस अमर गाड़ी के पीछे काले कवचधारी सैनिकों का एक समूह था जो एक युद्धपोत में आज्ञाकारी ढंग से बैठा था। ये युद्धपोत 300 मीटर लंबा था, लेकिन अमर गाड़ी से बहुत छोटा था। ये समझना जरूरी है कि काला अजगर 30 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था और अमर गाड़ी का आकार भी लगभग काले अजगर के बराबर ही था। फुश सम्राट 999 रक्षकों के साथ बाहर घूम रहे थे। ये दस्ता नीचे की ओर उड़ता हुआ सीधे स्काईलाइट पैलेस की ओर बढ़ रहा था। स्काईलाइट पैलेस के सबसे ऊंचे स्थान पर बादलों के बीच अमर युवतियों और सैनिकों का एक बड़ा समूह पहले से ही इंतजार कर रहा था। वे सभी घुटनों के बल गिर पड़े। उनमें से प्रत्येक कम से कम आदिमतावादी स्तर का था, लेकिन उनके लिए ग्रैंड जिया सम्राट की सेवा कर पाना ही उनका सौभाग्य था। हम आपके सामने नतमस्तक हैं, आपके शाही महामहिम। एक बलवान 2 सिर वाला राक्षस सबसे पहले घुटनों के बल बैठा और ये शब्द बोले। तुरंत अन्य अमर युवतियां और सैनिक भी घुटनों के बल बैठ गए। महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। काले अजगर ने अमर रथ को नीचे खींच लिया। रथ के साथ चल रहे कई काले कवचधारी सैनिक तेजी से अलग हो गए और अलग अलग जगहों पर खड़े हो गए। काले वस्त्रधारी व्यक्ति अमर रथ से उतरा। बस 2 कदम चलकर वह पास के शाही सिंहासन पर पहुंचा और बैठ गया। उसने ऊंचे स्थान से नीचे की ओर देखा और फिर आदेश दिया, राजा क्यू को बुलाने का आदेश भेजो। हाँ, 2 सिर वाले राक्षस ने तुरंत आदेश का पालन किया। काले वस्त्र पहने वह आदमी सिंहासन पर बैठा रहा। उसने अपनी निगाहें आगे की ओर घुमाईं, मानो बादलों की परतों के पार देख रहा हो और शाही राजधानी के भीतर सब कुछ का निरीक्षण कर रहा हो। वह वहां ऊंचे स्थान पर बैठा था। यह इस विशाल संसार का सम्राट था, जिसने सचमुच पूरी तरह से इसे एकीकृत कर दिया था। हालांकि उसने बहुत पहले ही त्रिलोक पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। वह ग्रैंड जिया की इस प्रमुख दुनिया में समय बिताने के लिए शायद ही कभी वापस आता था। कुछ दशक पहले 3 लोकों के पाताल लोक पर आक्रमण हुआ था। पुनर्जन्म के 6 मार्ग ध्वस्त और नष्ट हो गए और फिर हमलावर अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गए। काले वस्त्रधारी सम्राट ने धीरे से मन ही मन सोचा, पाताल लोक, यहीं पर 3 लोकों की आत्माएं निवास करती हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। 10 भवनों के यम राजा और कुई महल के स्वामी सभी शुद्ध यांग सच्चे अमर हैं और उनमें से प्रत्येक दुर्जेय है। बौद्ध संप्रदायों के क्षितिगर्भ एक यह वही बोधिसत्व हैं जिन्होंने शपथ ली थी कि वे मानव जाति को ज्ञान प्रदान करके सभी नरकों के पापियों को खाली करने के बाद ही बुद्ध बनेंगे, भी वहाँ पहरा देते हैं। पाताल लोक में कुछ अन्य प्राचीन लोग भी हैं। यह एक अद्भुत शक्ति का स्थान है, लेकिन एक गुप्त हमले के बाद ये बिल्कुल भी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं था। बहुत ही कम समय में पुनर्जन्म के 6 मार्ग नष्ट हो गए और वे ये भी पता नहीं लगा पाए हैं कि यह किसने किया या हमलावर कहाँ से आए थे। यहाँ तक कि गुरु जैसा व्यक्ति भी इसका पता लगाने में असमर्थ था। ये शक्तियाँ जो छाया में छिपी हैं, वे भयानक रूप से शक्तिशाली हैं और उनका पहला हमला पुनर्जन्म के 6 मार्गों पर था। लगता है तीनों लोग अराजकता की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। काले वस्त्र पहने सम्राट की आंखों में गहरी चिंता के भाव थे। जब तीनों लोगों पर एक साथ कोई संकट आता तो वह अत्यंत भयावह होता। अथाह प्राचीन काल में पंगु द्वारा संसार की स्थापना के बाद पहला युग आदिकाल था। उसके बाद आदिकाल का विनाश हुआ। उसके बाद ही 3000 प्रमुख लोक और खरबों छोटे लोक निर्मित हुए। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह तूफान कितना भयावह था। हर एक बड़ी तबाही कुछ सचमुच सर्वोच्च वीर व्यक्तित्वों को जन्म देगी। काले वस्त्र पहने सम्राट ने ग्रैंड जिया की शाही राजधानी की ओर नीचे देखा। जैसा कि कहावत है, नायक अराजकता के बीच पैदा होते हैं। तीनों लोगों के सभी शक्तिशाली व्यक्तित्व अतीत के सचमुच बड़े क्लेशों के दौरान ही पैदा हुए थे। पुनर्जन्म के 6 मार्गों के विनाश के बाद यह अमर भाग्य का पहला सम्मेलन होगा। फिर सबसे अधिक संभावना है कि इस युग में उभरने वाले कुछ वीर पुरुष पहली बार अमर भाग्य के इस सम्मेलन में प्रकट होंगे। काले वस्त्रधारी सम्राट ने मन ही मन सोचा।